नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ शो में रहेंगे वीरेंद्र जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। और कैश के बाद का पहला मंथली एक्सपायरी और मार्केट प्रेशर में है, राइट। सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप आपको फ्लैट नजर आएंगे। वहीं निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी जितनी भी हमने रिकवरी की कोशिश की थी वो अब इंट्राडे में हमने गवाई है और मार्केट प्रेशर में। हालांकि कुछ पॉकेट्स हैं जो चल रहे हैं, तो अब उसको देखते हुए मार्केट में क्या हो अप्रोच, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज का कहाँ है, क्या करना है, सब पे होगी चर्चा विस्तार में। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। निफ्टी के मंथली एक्सपायरी के दिन बेहद सीमित दायरे में बाजार सिर्फ 83 अंकों के दायरे में घूम रहा है। निफ्टी बैंक में करीब 200 अंकों की गिरावट। मिड कैप और स्मॉल कैप भी कमजोरी के साथ कर रहे हैं कारोबार। मेटल, आईटी और ऑटो शेयरों में बना है दबाव। डिफेंस और सीमेंट शेयरों में भी कमजोरी कायम। हालांकि सरकारी बैंकों में और कैपिटल मार्केट शेयरों में हल्की रौनक कायम। फेडरल बैंक जना स्मॉल फाइनेंस डील एडवांस स्टेज में। फेडरल बैंक खरीद सकती है कंट्रोलिंग हिस्सा। सीएनबीसी टीवी 18 की एक्सक्लूसिव खबर। ओपन ऑफर लाने की भी तैयारी। खबर पर फेडरल बैंक की सफाई। ग्रोथ और विस्तार के मौके तलाशते रहते हैं। दोनों शेयर 3% तक नीचे। स्वदेशी मिसाइल सिस्टम को मेगा पुश। डीआरडीओ की मिसाइल टेक्नोलॉजी डिफेंस कंपनियों को होगी ट्रांसफर। रक्षा मंत्री ने दी मंजूरी। 10% डिस्काउंट पर ओएफएस आने के चलते हिंदुस्तान कॉपर में 7% की बड़ी गिरावट। नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुला ओएफएस। सरकार बेच रही है 6% हिस्सेदारी। फर्टिलाइजर शेयरों में जोरदार एक्शन। फैक्ट करीब 16% ऊपर। मद्रास फर्टिलाइजर, आरसीएफ, एनएफएल में भी करीब 7% तक का उछाल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत को फर्टिलाइजर सप्लाई बढ़ाने के भरोसे के बाद बढ़ा सभी कंपनियों के शेयरों में जोश। वोडाफोन आइडिया में जोरदार तेजी। शेयर 7% ऊपर। एसबीआई के सशर्त लोन मंजूरी की खबर ने भरा जोश। और त्योहारों से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों पर एक्शन में आई सरकार। शुगर इंपोर्ट की शर्तों पर किए बदलाव। 2 महीने के अंदर बेचनी होगी इंपोर्टेड चीनी। कई राज्यों में चीनी की कीमतें 70 रुपए के पार निकली थी। 1 घंटा 40 मिनट इस सेशन का काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मंथली एक्सपायरी का दिन है, मार्केट प्रेशर में है और आज का इंट्राडे लो जो एक बार रखिएगा स्क्रीन पर 24,121 हमने देखा और आज का इंट्राडे लो 24,115 और 24,119 के आसपास पहला बेस हमने डिस्कस किया था वीरेंद्र जी, और उसके पास फिलहाल बेस बना है। तो बड़ा बेस 24,018 का है। क्या वहां तक के अब रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं या फिर यहां से एक रिकवरी की उम्मीद करें? शुरुआत करेंगे निफ्टी के स्ट्रैटेजी के साथ। आज किस तरीके से देखें इसको? देखिए श्रेया, आज भी वही हो रहा है जो पूरे अगस्त हुआ। कहने को ये आजादी का महीना है, पर ऑप्शन राइटर्स ने जितना लुत्फ उठाया ना अनिश्चितता का, अनसर्टेनिटी का, उतना शायद ही किसी महीने में उठाया हो। आप रोज बरोज एफआईएस के स्टैट्स देखिए, कभी इंडेक्स शॉर्ट, कैश की सेलिंग, कैश की बाइंग, लेकिन वो बदस्तूर इस रेंज में कॉल राइटर रहे, पुट राइटर रहे हैं। कल जब शाम के स्टैट्स भी देख रहा था मैं श्रेया, तो 24,300, 24,400, 24,500 की कॉल बिकी हुई थी। इवन कॉल राइटर्स नीचे आए थे, 24,200 तक आए थे। जरा प्लीज ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए जो मैंने 6 स्टॉक्स का चुनाव किया था। तो कल क्या हुआ श्रेया, कल का जो वो मिनी ब्रेकडाउन था ना, कल जब हमने 24,200 को तोड़ा, तो उस ब्रेकडाउन ने 24,200 के कॉल राइटर को नीचे आने का एक मौका दिया और उसका कन्विक्शन जब वो 300 की कॉल से उठ के 200 पे आया, अब तक काम कर रहा है। इंट्राडे में देखिए सबसे ज्यादा कॉल कौन सी बिकी है श्रेया? इट्स 24200। आउटस्टैंडिंग वाई 4.65 CR, यानी कंप्लीटली हम उसके नीचे ट्रेड करेंगे। आप एक तरफ इंट्राडे चार्ट रख दीजिए, हम 24,200 नहीं पार कर पाए। मैंने आज सुबह अपना बेस रखा था लोअर ट्रैजेक्टरीज में। क्यों? पुट राइटिंग सबसे ज्यादा कल कहां थी? 24,100 पे। अभी भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आई है 24,100 पे ये शेयर। तो इंडेक्स के पास मनूवरिंग का स्कोप बहुत नहीं है। जरा बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा। वो 24,119 का अगर आप देखिए, मैंने आपको एक लेवल दिया था 24,150, एक कल का लो और 119 एक पॉइंट था। अभी भी आप उसी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।
पर दिक्कत यह है कि यहां से रिवर्सल नहीं मिल रहा है। रिवर्सल इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि न निफ्टी बैंक अगर आप देखें वो सुबह का थ्रस्ट चल पाया, न निफ्टी आईटी चल रहा है, तो आप स्ट्रेंथ कहां से लाएंगे? इवन फॉर दैट मैटर अगर आप रिलायंस को देखें वो भी कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। तो आपकी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर करने के लिए श्रेया आपके पास कैंडिडेट नहीं है। और ऐसे में सिंपली इट सीम्स दैट जिस प्रकार के ऑप्शन स्टेट्स अभी डायरेक्टर साहब ने आपको दिखाया है, 24,200 की कॉल राइटिंग, 24,100 की पुट राइटिंग, आपके पास स्कोप नहीं है बहुत मनोवरिंग का। तो मैं ये मानता हूं श्रेया कि अभी भी इन करंट सर्कमस्टेंसेस में दिस लास्ट सेशन ऑफ दिस सीरीज विल कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय एंड बिलोंग्स टू ऑप्शन राइटर्स। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर 24,200 की कॉल पुट का जोड़ा देखिए कितना है, आउटस्टैंडिंग वाई 8 करोड़ के पार है। तो श्रेया डायरेक्शनल ट्रेड का स्कोप नहीं है। अभी भी हम स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करेंगे। निफ्टी पे मेरे को यही दरा लग रहा है, नीचे 24,110 और ऊपर 24,210, इसके बीच में ये एक्सपायरी हो जाएगी। नो फायरवर्क्स एक्सपेक्टेड इन लास्ट 1 hour and 40 minutes। श्रेया कोई फायरवर्क्स एक्सपेक्ट ना करें आप निफ्टी में 1 घंटे 40 मिनट में, लेकिन जैसा कि बताया वीरेंद्र जी ने, स्टॉक स्पेसिफिक मूव फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी इसने सुबह हमें दिखाया कि शायद रिकवर हो सकता है, लेकिन फिर से बैकफुट पर थोड़ा बहुत पीएसयू बैंक्स चला है वीरेंद्र जी आज कल की बड़ी गिरावट के बाद, लेकिन वही बैकफुट पर बैंक निफ्टी 0.5% नीचे है। अब बैंक निफ्टी में क्या अप्रोच हो? देखिए श्रेया, मैंने सुबह एक बात क्लीन कही थी, बिल्कुल क्लियर, कि अगर निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ आनी है तो आपको एटलीस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ कॉल राइटर्स को पार करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइएगा प्लीज। कल क्या हुआ जब निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ? कल जब इसने 10 को तोड़ा, कल 20 डेमा को तोड़ा, कल 57,500 के पुट राइटर्स को जोड़ा, उसको हमें रीगेन करना था। सिंपली बात यह है, आज थोड़ा सा क्रोड नीचे था, तब जाके मैंने एक कमेंट्री लिखी थी, आपको कुछ समय स्पेंड करना पड़ेगा 57,531 और 640 के ऊपर। इंट्राडे हाई देख लीजिए, 653 का इंट्राडे हाई है, नहीं टिक पाया। सुबह इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक ने एक अटेम्प्ट किया था टू क्रॉस 20 डेमा। पीएसयू बैंक्स थ्रस्ट तो जनरेट कर रहे थे, बट द पार्ट दैट वाज सिंपली मिसिंग फ्रॉम पीएसयू बैंक्स वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप बिना एसबीआई के किसी थ्रस्ट को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज जो थी ना श्रेया, वो ट्रांसलेट नहीं हो पाई एक स्ट्रेंथ में। मैंने कंप्लीटली कहा था अगर आप RS1 को नहीं काट पाए तो आप कोलैप्स होंगे। कोलैप्स कहां तक होंगे? बेस 1। और बेस 1 को मैंने सुबह कैसे डिफाइन किया था? बेस 1 सिंपली था 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और फर्स्ट लाइन ऑफ पुट राइटर्स। क्या बेस था? 57,261, 151 लो है एग्जैक्टली। अगर आप देखें आज का 231 गया, उस पैच को हिट करके आया। यानी ये श्रेया कंप्लीटली अगर आप देखें इस सीरीज में 2 आदमियों ने बहुत अच्छा फायदा उठाया है। एक है 58,000 का कॉल राइटर और एक है 57,000 का पुट राइटर। मेरे ख्याल से अब ये दोनों के दोनों, जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा, दोनों के दोनों राइटर्स ने धीरे धीरे अगर आप देखें 57,800 पे, 57,200 पे, अब वो 57,600 पे और 57,300-400 पे फोकस कर रहे हैं। यानी बैंक निफ्टी में श्रेया बहुत पॉसिबिलिटी डायरेक्शनल ट्रेड की नहीं है। ये भी सिंपली ये देखिए 57,500 पे कितनी कॉल बिकी है? 31 लाख। 57,300 पे कितनी बिकी हैं? 15 लाख। यानी सिंपली श्रेया आप 57,500 के नीचे और 57,300 के ऊपर, मेरे ख्याल से इस सीरीज में 340 पर निफ्टी को देखेंगे, सेटल ही हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस सीरीज को बीतने दीजिए, अगली सीरीज जब शुरू होगी ना तो इंडेक्स की बात करेंगे। अभी स्टॉक्स पे फोकस कीजिए श्रेया। ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कुछ कार्यक्रम का क्रम। राइट, अगस्त सीरीज तो ऐसे ही निकाला है हमने वीरेंद्र जी। अब देखते हैं, आई होप सितंबर सीरीज निवेशकों के लिए, ट्रेडर्स के लिए कुछ अच्छा लेकर आए। जी एक बात देखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। 12 महीने हैं हमारे पास। 12 में से अगर आप देखें तो आप समझिए 6, 7, 8 महीने आपको एक ट्रेंडिंग सीरीज मिलती है। 6 महीने करंट सर्कमस्टेंसेस में कम मिलती है। 3 महीने ऑप्शन राइटर्स को बिलोंग करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि दिस अगस्त बिलोंग्स टू ऑप्शन राइटर्स। ठीक है, एंजॉय करने दीजिए उनको। ठीक है, सेकंड हाफ अब सितंबर के बाद शायद ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका हो। बाजार में यही उम्मीद लगाकर चलेंगे। ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट प्रेशर में है तो शुरुआत करेंगे गिरने वाले स्टॉक्स के साथ। कौन सारे स्टॉक्स में आज सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है? आपकी स्क्रीन पर आएगा। निफ्टी के लूजर्स में आपको शुमार दिखेगा
आईटी पैक के कुछ काउंटर्स, एचसीएल टेक 1.5% नीचे, वायदा का भी इनफैक्ट तो टॉप लूजर बना हुआ था ये। विप्रो देखिए आईटी पैक से 1.5% टूटा, वही ग्रासिम सीमेंट पैक से आपको लगभग 0.2% नीचे नजर आएगा, और कुछ फार्मा स्टॉक्स आपको लगभग 1.5% नीचे कारोबार करते हुए नजर आएंगे। वायदा में टॉप लूजर में अगर आप बात करें, फेडरल बैंक जो ना स्मॉल फाइनेंस बैंक के डील का एक असर हमें देखने को मिल रहा है, 3% से ज्यादा नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। निपॉन लाइफ इंडिया टूटा 2%, इस सेक्टर में भी थोड़ा प्रेशर। और जैसे कि मैं बता रही थी, सीमेंट एज अ पैक एक ब्रोकर रिपोर्ट भी आई थी, काफी कॉशियस रिपोर्ट थी, तो 2.5% आपको दाल में भारत नीचे नजर आएगा। टाटा एलेक्सी अगेन आईटी पैक का काउंटर 1.5% कमजोर है आज के सेशन में। लेकिन खराब मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छे साइड, पॉजिटिव साइड कहां हो रहा है? अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ठीक ठाक परफॉर्मेंस। अदानी एंटरप्राइजेस देखिए 2% ऊपर है आज के सेशन में। पोर्ट्स ने भी जगह बनाई है गेनर्स में, 1% ऊपर अदानी पोर्ट्स, और स्विगी और इटर्नल आज चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो 1% इटर्नल ने भी यहां पर जगह बनाई है तेजी के साथ। अपोलो हॉस्पिटल चला है अच्छी करेक्शन के बाद हॉस्पिटल स्टॉक्स में, अब अपोलो हॉस्पिटल आपको 1% ऊपर नजर आएगा। वोडाफोन आइडिया आगे समझेंगे भी कि 7%, 7.5% ऊपर क्यों है, और पिछले कुछ सत्रों से ब्रोकरेजेस भी काफी बुलिश साउंड कर रहे थे, तो वोडाफोन आइडिया फोकस में। सेल हमारा स्पॉटलाइट था आज, 3% दौड़ा, पेटीएम दौड़ा 5%, स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा, और एंजल वन और ब्रोकरेज स्टॉक्स अगर आप देखें तो वहां पर भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, 4% ये ऊपर है। ये तो बात हो गई ट्रेंडिंग स्टॉक्स की, लेकिन कार्यक्रम में होगा क्या वो समझा देती हूँ, शो फ्लो आपके सामने रखती हूँ। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, रचना वैद्य, कविता जैन, आशीष बहिती जी, अमित सेठ जी, अरुण कुमार मंत्री जी से। फिर 2:20 पर लक्ष्मण जी बताएंगे कि आज फर्टिलाइजर शेयरों में जोरदार एक्शन क्यों है। 2:25 पर आशीष से जानेंगे कि हिंद कॉपर में बड़ी गिरावट की वजह क्या रही। 2:35 पर आशीष ही बताएंगे वोडाफोन आइडिया में क्या चल रहा है। फिर 2:40 पर नुपुर बताएंगे कि एंटेरो हेल्थ केयर में तेजी क्यों है आखिर। 2:45 पर लक्ष्मण जी से समझेंगे आगे डिफेंस सेक्टर से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर। 2:50 पर सुदर्शन बताएंगे कि आज फेडरल बैंक और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक फोकस में क्यों है। 3 बजे असीम जी बताएंगे कि सरकार ने चीनी आयात की शर्तों में क्या बदलाव किया है। 3:05 पर नुपुर बताएंगे कि डीलर्स के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। 3:10 पर BTST STBT ट्रेड्स लिया जाएगा। 3:15 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे इक्वानोवा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के को-फाउंडर और CIO अनिरुद्ध सरकार जी। चलिए, तो ये रहा कार्यक्रम का क्रम। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। पहले याद रखिएगा थोड़ा सा, हम एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी का आखिरी का 1-1.5 घंटा है, तो रेंज बाउंड रहेंगे, तो ऐसे में स्टॉक्स पर कैपिटलाइज करते हैं। प्रकाश सर, पहला ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज का बेस बहुत बढ़िया है, आज सेकंड अटेम्प्ट है ऊपर जाने का विद इन लास्ट 10 डेज। ट्रेडिंग कर रहा है 3056, स्टॉप लाएंगे 3040 का, करीब 16 रुपए का स्टॉप है। टारगेट होना चाहिए 3100। स्पिल ओवर ट्रेड कल तक के लिए हो सकता है अडानी एंटरप्राइज 3100। अडानी एंटरप्राइजेस गाबसर की पिक हो गई। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपके पिक? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट रेंज से नजर आ रहा है। स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम बनाया था और 180-81 का इसका रेजिस्टेंस था, उसको कल के सत्र में क्रॉस किया और आज भी फॉलोअप है। डिलीवरी वॉल्यूम्स कल भी अच्छे थे और आज भी वॉल्यूम्स ऑलरेडी कल के वॉल्यूम्स क्रॉस कर चुका है, तो पोजिशनली भी ये काफी अच्छा काउंटर लग रहा है। तो इसे बाय करना 182 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे यहाँ रहेंगे 194 रुपीज के। ओके, यहाँ पे सेल 185 पे, आज डेरिवेटिव बैंड से बाहर आते ही साथ, तो इसने क्या करिश्मा दिखाया, शानदार मूव 185 पे। आशीष बहती जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? ओह सॉरी, कविता जी से बात करते हैं। कविता जी नमस्कार, आपका ट्रेड क्या रहेगा? ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो फार्मा से होगा और मुझे लगता है डिविस लैब में मूव एक्सटेंड होते हुए दिखने चाहिए, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ काउंटर ट्रेड करते हुए दिखता है। हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिखता है काउंटर पर। सो अंडर काउंटर 8570 के लेवल के ऊपर है, यहाँ पर आप एक बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 8675 8700 के प्राइस मूव के लिए।
डेविस लैब्स में गाबस की पिक थी, अभी भी अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पर, 1.5% ऊपर है। कविता जी की पिक हो गई। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी इस वक्त की? जी गुड आफ्टरनून। और इस वक्त की मेरी पिक रहेगी आयशर मोटर्स में, जहाँ पे एक फ्रेश अपस्विंग स्टार्ट होने की कोशिश में है। हम 8088 पे बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं 8050 पे, और फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। ये नेचुरली सितंबर के लेवल्स हैं, और यहाँ पे अपसाइड पे हमारा टारगेट अभी आने वाले एक आध घंटे के हिसाब से रह सकता है 8130 तक का। और अगर आप इसमें डिलीवरी भी कैरी करते हैं तो आपको 8180 तक के नंबर्स विद इन अ डे और टू मिल सकते हैं। ओके, आयशर मोटर्स बाय है 8085 पे आपकी कॉल। चलिए, टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई, अभी कुछ देर में आपके स्क्रीन पर एक एक करके आएगी भी, लेकिन उससे पहले एक फंडा कॉल लेते हैं आज की। मयूरेश जोशी हमारे साथ इस कार्यक्रम में है फंडामेंटली बाजार पर बातचीत करने के लिए। मयूरेश, क्या पिक है आपकी इस वक्त की? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून श्रेया, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स ये खेमा है जहाँ पे आई थिंक अर्निंग्स काफी शानदार रही है, और अर्निंग्स डिलीवरी शायद अगले कुछ तिमाहियों तक बरकरार रह सकती है। विद इन दिस पैक हमने सुदर्शन केमिकल्स ऐड किया है हमारे स्विंग पोर्टफोलियोज में। दो तीन रैशनल, एक आई थिंक जो इनका योबैक का एक्विजिशन रहा है, एक्सपेक्टेशन यही है कि जो मर्ज सिनर्जीज रह सकती है ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकती है अगले कुछ क्वार्टर्स में, और ये पॉजिटिव ट्रैक्शन देगा एज synergies both in the revenue side और cost side start merging together। तो उन्होंने जो एक अनुमान लगाया है FY29 एग्जिट का, लगभग 14,000 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन, 1400 से 1500 करोड़ की EBITDA मार्जिन, और जो आज की तारीख में नेट डेट एब्सोल्यूट लेवल पे 521 करोड़ पे है, नेट डेट टू EBITDA, नेट डेट इक्विटी अराउंड 0.2 टाइम्स है। आई थिंक नेट डेट फ्री होने की कोशिश 29 तक है मेरे हिसाब से। आई थिंक द वे दे आर प्रॉब्ली गोइंग 29 के काफी पहले शायद ये कंपनी नेट डेट फ्री है। एक ही रिस्क फैक्टर है कि ये इंटरनेशनल ऑपरेशन जो इनकी 19 साइट्स अब हैं इंक्लूडिंग इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, इसमें ये ऑपरेशन कैपेबिलिटीज और एग्जीक्यूशन इसको कैसे मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव साउंड कर रहा है, बट क्या ये रिफ्लेक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स दे प्रेजेंटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है आई थिंक जो एक पिगमेंट प्रोडक्ट रेंज है, 1600 पिगमेंट के प्रोडक्ट्स रहेंगे इनके पास, हाई मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे अगले कुछ तिमाहियों तक, which probably gives them an advantage कि जो रेवेन्यू ग्रोथ और EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन है ये बेहतर कैश फ्लोज में जनरेट करेंगे, और जिसकी वजह से नेट डेट फ्री स्टेटस शायद हासिल कर पाए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक सुदर्शन केमिकल हमें काफी पसंद आ रहा है। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में क्लाइंट के पास पोजीशन है। सुदर्शन केमिकल ये अच्छा लग रहा है लंबी अवधि के पर्सपेक्टिव से, तो रखे रडार पर। रिकैप कर रही हूँ सारे स्टॉक्स के टारगेट एंड स्टॉप लॉस, आप देख लीजिए। गाबासन ने अदानी एंटरप्राइजेस चुना है, निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। ये खरीदारी की राय है उनकी तरफ से। 3100 के टारगेट है, 3040 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अमित जी कह रहे हैं कि सेल में स्ट्रेंथ है। हमारा स्पॉटलाइट भी था आज के सेशन का, शानदार यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। 194 के टारगेट के लिए देखें, 182 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। कविता जी ने डेविस लैब चुना है, यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ है, इन लेवल्स पर अच्छा लग रहा है। 8675 के लिए देखिए, 8570 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। रचना जी चुन रही हैं आयशर मोटर्स, और खरीदारी की राय आयशर मोटर्स पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस आएंगे, आपके स्क्रीन पर नोट कर लीजिएगा। और लंबी अवधि के नजरिए से मयूरेश जी को पसंद आ रहा है सुदर्शन केमिकल, ये भी पर्टिकुलर काउंटर रखे। स्पेशलिटी केमिकल्स अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ और काउंटर्स जो अच्छा कर रहे हैं, मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पे तो क्लीन चिट मिली थी तो उसका एक असर आपको देखने को मिलेगा। 1% ऊपर है आज के सेशन में, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स रखे एक बार स्क्रीन पर। अपोलो हॉस्पिटल ये भी 1% ऊपर नजर आएगा, 1% से ज्यादा की तेजी के साथ कर रहा है कामकाज। अपोलो हॉस्पिटल देखिए कविता जी, ये काउंटर कैसा लग रहा है आपको? अपनी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। वंस ये 8800 के ऊपर थोड़ा सस्टेन होता है तो प्राइस मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं, जो कि 8854, 8600, 8900 तक इसको लेकर जा सकते हैं। अगर पोजीशनिंग किसी की है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 8760 का। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स पे बात हुई। एक काम करते हैं, आपको एक बार निफ्टी फार्मा दिखाइए। निफ्टी फार्मा काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद अच्छा कर रहा है। दिवीज लैब पे बात हुई, हेल्थ केयर में अपोलो पे बात हुई, उसके बाद आप देखिए ग्लेनमार्क फार्मा 2394 पे ट्रेड करता हुआ, इप्का लैब
इस वक्त अगर आप इस वक्त देखें, इट्स 1927, ये आज अपना करियर हाई छू के आया। लॉरस ऑलरेडी अगर आप देखें करियर हाई पे ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 12 बजे आज प्रशांत जी की कॉल भी थी है। तो अब एक सीम्स दैट कि फार्मा एक कर्व ले रहा है। सन फार्मा को देखिए, ये अपना 50 डेमा को होल्ड करता हुआ वहाँ से एक रिएक्शन देता हुआ, और ये कुछ ज़ायरस ये 50 डेमा से पुल बैक दे रहा है। रचना जी, अब नई सीरीज़ के अगर हमको लीडर्स पिक करने हैं, नो डाउट अबाउट दैट कि लास्ट फेज ऑफ अगस्त इसको डोमिनेट किया मेटल्स ने, लेकिन निफ्टी फार्मा की प्लेसमेंट एंड विद इन फार्मा सितंबर में डिलीवर करने को कौन तैयार रखता है आपको? जी, सितंबर में डिलीवर करने के लिए वन नेम विच इज लुकिंग रियली प्रॉमिसिंग इज ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा में ट्रेंड तो अच्छा है ही डेली चार्ट पे, ऊपर से अच्छा खासा 5-7 दिन का पुल बैक के बाद 20 MA को वो दोबारा से सपोर्ट लेके उसके ऊपर जाने में लगा हुआ है। और अगर वो कुछ ना ही करे और प्रीवियस हाई तक भी जाए तो भी उसमें काफी सारी स्पेस अवेलेबल है अपसाइड पे। यहाँ पे जब तक ये काउंटर 1610 पे रहेगा सितंबर के फ्यूचर्स पे, तब तक ये पॉजिटिविटी बरकरार रहनी चाहिए। तो वन नेम दैट यू शुड वॉच इज ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा ये भी अच्छा कर रहा है। जाइडस लाइफ, हाँ, सुबह क्विक सिंगल था रचना जी का, और ऑरो फार्मा अगर आप देखें तो 1% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। फार्मा स्पेस के अलावा जो एक और स्पेस सुबह से फोकस में, दैट इज़ फर्टिलाइजर स्पेस। यहाँ पर शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। दरअसल भारत को फर्टिलाइजर सप्लाई बढ़ाने का भरोसा मिला है, लेकिन डिटेल में खबर एक बार फिर से समझते हैं। हमारे साथ लक्ष्मण जी जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। और खबर हमने समझी थी, लेकिन एक बार और बताइए कारण क्या है जो इस कदर रिएक्शन 16% तक स्टॉक उछले आज के सेशन में? देखिए, दरअसल होता क्या है कि भारत में जितने भी फर्टिलाइजर की खपत होती है उसमें एक तो बना बनाया फर्टिलाइजर हमें इंपोर्ट करते हैं बड़ी मात्रा में, और दूसरा फर्टिलाइजर कंपनियों जिस कच्चे माल का इस्तेमाल करती हैं उसे भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब तक इंपोर्ट करने के लिए ओमान या उसके आसपास का इलाका ज्यादा फायदेमंद होता था, क्योंकि वहां से फर्टिलाइजर सस्ते में इंपोर्ट हो जाता था। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद और ईरान युद्ध के बाद ये इलाका काफी खतरनाक हो गया है। वहां से इंपोर्ट करना या तो मुमकिन नहीं है, थोड़ा बहुत हो भी पाता है तो उसका प्रीमियम काफी ज्यादा होता है। तो फर्टिलाइजर कंपनियों के सामने समस्या यह थी कि आखिर फर्टिलाइजर इंपोर्ट करें तो कहां से करें। दूसरा विकल्प यह था कि चीन से आप इंपोर्ट करिए, चीन से इंपोर्ट करना काफी महंगा होता है। तीसरा विकल्प था कि रूस से आप इंपोर्ट करिए। तो अब रूस के राष्ट्रपति ने एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनसे मुलाकात के दौरान कल ये बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत को फर्टिलाइजर की सप्लाई रूस करता रहेगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में फर्टिलाइजर की किल्लत भारत के पास नहीं होने वाली है, चाहे बना बनाया फर्टिलाइजर हो या फिर रॉ मटेरियल फर्टिलाइजर का क्यों ना हो। बता दूं कि रूस से जो फर्टिलाइजर आता है वो चीन के मुकाबले काफी सस्ता आता है। अगर सिर्फ यूरिया की तुलना करें तो रूस से जहां 2025 में $458 प्रति टन के हिसाब से फर्टिलाइजर इंपोर्ट हुआ यूरिया, चीन से वो $490 प्रति टन था। तो चीन के मुकाबले भारत रशिया से फर्टिलाइजर इंपोर्ट करेगा, इस बात का आश्वासन रूस के राष्ट्रपति ने दे भी दिया कि हम फर्टिलाइजर की सप्लाई करते रहेंगे। इसलिए बड़ी राहत की खबर है। बता दूं कि पिछले साल के मुकाबले 2025 में 41% ज्यादा फर्टिलाइजर इंपोर्ट पहले ही रूस से हो चुका है। और अटकलें ये थी कि जब यूएस इस बात पर पाबंदी लगा रहा है कि रूस से आप तेल नहीं खरीद सकते, रूस से आप गैस नहीं खरीद सकते, ऐसे में फर्टिलाइजर को क्या होगा, इस पे संशय बना हुआ था। तो अब रूस का राष्ट्रपति की तरफ से बयान आना कि फर्टिलाइजर की सप्लाई हम भारत को करते रहेंगे, फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि उनके लिए कच्चा फर्टिलाइजर, रॉ मटेरियल जो फर्टिलाइजर का है, चाहे यूरिया हो, NAP हो, DAP हो, ये सब सस्ते में रूस से आ सकेगा। शुक्रिया लक्ष्मण जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। लेकिन बात ये भी है कि हालांकि यूएस में अगर आप देखें वो जो रशिया सैंक्शन बिल था लक्ष्मण जी, वो अभी सिर्फ सीनेट ने पास किया है, अभी वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा, उसको अभी बनने में अगर आप देखें काफी टाइम लगेगा। उससे पहले ये एटलीस्ट सुनिश्चित हो जाएगा कि ये हमारा जो इसको लेकर डर था, करंट सीजन तो निकल जाएगा ठीक ठाक, मतलब लक्ष्मण जी। हाँ, करंट सीजन निकल जाएगा। पहले सप्लाई हम लोग हो चुका फर्टिलाइजर की, जो भी इंपोर्ट करते हैं ना, दरअसल हम लोग पहले से अनुमान लगा के उस हिसाब से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि रॉ फर्टिलाइजर को प्रोसेस भी करना पड़ता है। तो करंट सीजन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कीमतें बढ़ जाएंगी, फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, जिसके लिए सरकार पिछले 6 महीने से पहले से तैयार है। हालांकि कीमतों में भी हमने देखा कि जो पीक था यूरिया का या फिर रॉ फर्टिलाइजर का, उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। कई बार तो ये प्री ईरान वॉर लेवल तक चला गया था फर्टिलाइजर का दाम। तो कीमतें बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होगी। सबसे बड़ी चिंता थी कि दुरुस्त सप्लाई आता रहे, ये सुनिश्चित हो जाएगा रूस के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद।
लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अगर आप देखें स्थिति फर्टिलाइजर्स, उसकी उपस्थिति सबको लेकर आप देखें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आश्वासन के बाद मयूरेश, आप क्या पिक करेंगे? आई मीन फर्टिलाइजर स्पेस में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कैंडिडेट क्या है इस वक्त? नहीं तो वीरू जी, आई थिंक फैक्ट आरसीएफ ये बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये हमें समझना पड़ेगा कि फर्टिलाइजर स्पेस में कौन सी कंपनीज हैं जहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑपरेशंस हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो पोटेशियम है, जो अमोनिया लगता है, जो फॉस्फोरिक एसिड लगता है, किन मात्रा में एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है, जिसकी वजह से आई थिंक जो कॉस्ट एंगल है ये ठीक ठाक रहेगा। जो फार्म गेट प्राइसेस है वो मेरे ख्याल से आई थिंक ठीक ठाक ही रहने चाहिए। तो आई थिंक ऑल दी स्टॉक्स हैव डन वेल, बट एक स्टॉक जो हमारे रेटिंग रैंकिंग में आई थिंक उभर के आ रहा है वो शायद चंबल फर्टिलाइजर होगा। कहीं ना कहीं हमें लगता है आई थिंक चंबल के पास आई थिंक जो एक प्रोडक्ट मिक्स है और जो एक्सपेक्टेशन है, ये सारी जो टेलविंड्स फर्टिलाइजर सेक्टर के पास है शायद रिफ्लेक्ट, और ये स्टॉक पूरे खेमे में शायद चला भी नहीं है। तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि चंबल एक बार चल जाए। चंबल फर्टिलाइजर, फैक्ट, ये सारे स्टॉक्स ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, रख सकते हैं रडार पर। अच्छी खबर है पूरे फर्टिलाइजर स्पेस के लिए। अच्छा, अदानी एंटरप्राइजेस डेज हाई पर है, अदानी पोर्ट्स डेज हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, यहाँ पर अच्छा मूव है। और गाबरसर ने आई थिंक अदानी एंटरप्राइजेस चुना था। अदानी ग्रुप में अच्छी तेजी, गाबरसर अदानी पोर्ट्स अच्छा नहीं लग रहा आपको चार्ट्स पर? अभी देख लेता हूँ, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। अपमूव मिलेगा तो जरूर लेना चाहिए, लेकिन लेने लायक है क्या हुआ। अडानी पोर्ट्स एग्रेसिव कॉल है, ट्रेड करा 1687 के आसपास, टॉप लाएंगे 1680 का, 7 रुपए का। अपमूव मिलेगा तो 1700 तक जा सकता है। प्योरली अ ट्रेडिंग बैट, अपमूव मिलना चाहिए। एग्रेसिव कॉल अडानी पोर्ट्स। ओके, अदानी पोर्ट्स अग्रेसिव कॉल है, लेकिन ले सकते हैं यहाँ पर 1% ऊपर आपको एक पर्टिकुलर काउंटर नजर आएगा। काफी वॉलेटाइल होता है अदानी ग्रुप के काउंटर। चलिए अब हिंदुस्तान कॉपर की बात करते हैं, जो कि आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे बना हुआ है। स्टॉक 7% से ज्यादा लुढ़क गया आज के सेशन में। खबर हमने सीएनबीसी आवाज पर सबसे पहले आपको बताई थी। डिस्काउंट पर ओएफएस से शेयर में ये फिलहाल निराशा देखने को मिल रही है। डिटेल में और समझ लेते हैं कि हिंदुस्तान कॉपर पर खबर क्या है, जिसके बाद इस कदर एक्शन है। आशीष जुड़ रहे हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। हिंदुस्तान कॉपर आज का एक्सीडेंट। गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन ताज़ा अपडेट सबसे पहले कि अगर आप ओवरऑल देखें तो तकरीबन 1.12 यानी नॉन रिटेल हिस्सा पूरी तरीके से भर चुका है, लेकिन इसमें 3% अगर आप ग्रीन शू ऑप्शन और डाल दें तो तकरीबन 56-60% के आसपास है। और अभी तो समय बचा हुआ, तो हो सकता है कि ग्रीन शू के साथ भी डिमांड आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। अब हिंदुस्तान कॉपर एज अ कंपनी आप देखें तो बेहद खास है। डिमांड के लिहाज से काफ़ी बढ़िया है। फ्लोर प्राइस 514 यानी तकरीबन 10% का डिस्काउंट था, और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि स्टॉक में ऑलमोस्ट 7% की गिरावट है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि सरकार यहाँ पर ओएफएस के माध्यम से 3% और साथ में ग्रीन शू ऑप्शन है यानी 6% का बड़ा हिस्सा यहाँ पर बेच रही है। और ओएफएस की साइज़ तकरीबन 3000 करोड़ के आसपास है। लेकिन सरकार की आप देखें ना तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग अब घटकर 60% के करीब देखने को मिल सकती है, जो कि थोड़ा सा ओवरहैंग भी हटाता है कि अब बहुत जल्दी आगे जाकर आपको और अतिरिक्त ओएफएस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये स्टॉक काफ़ी खास रहा है। इनफैक्ट अगर आप मेटल्स की तेज़ी की बात करेंगे तो हिंदुस्तान कॉपर का जिक्र आपको करना ही पड़ेगा। सरकार की अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के लिए आज से शेयर होल्डिंग देखें तो 66.14 है, जो कि अब इस ओएफएस के बाद 60% हो जाएगी। ये बदलाव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार, अगर आप एफआईआईज और डीआईज की बात करें तो स्टॉक में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, बहुत डिमांड बढ़िया देखने को मिली है। विदेशी निवेशक ऑलमोस्ट राउंड फिगर 6% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। डीआईज की बात करें तो प्रिसाइजली 4.84% का स्टेक इनके पास, और एक कंपनी अपने आप में बड़ी खास है। इसके पीछे कारण ये है कि अगर आप भारत में पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड कॉपर कंपनी की बात करें तो लिस्टेड स्पेस में क्या कोई भी दूसरी कंपनी है ही नहीं जो कि कॉपर की माइनिंग, कॉपर ओर से लेके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तक बनाती है। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान कॉपर है। और देश भर में जितने भी कॉपर ओर की रिजर्व्स हैं इसमें 45% का बड़ा हिस्सा है। आगे जाकर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी कामकाज कर रही है, और काबिल जेवी का भी हिस्सा है। तो ट्रिगर्स काफ़ी ज़्यादा है, ग्रोथ के डिमांड बढ़िया देखने को मिल रही है। और नॉन रिटेल का हिस्सा आप देखें तो अब तकरीबन 1.12 टाइम्स बढ़ता हुआ। बिल्कुल। और आशीष, शुक्रिया आपका। मनस बहुत ये इनफैक्ट मयूरेश बहुत संक्षेप में रखिएगा। अगर आप मेटल्स पे एक एक्सपोजर लेना चाहते हैं, आप कॉपर पे एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत काम करना चाहते हैं कि ठीक है मैं 1-1.5 साल अभी कॉपर की तेज़ी को और खेलना चाहूँगा, ये आपको अभी एक डिस्काउंट पे मिल रहा है। हिंदुस्तान कॉपर पे आपका सेंस क्या कहता है? थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेना चाहिए इस पर?
इस प्राइस जिनके पास बिल्कुल बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक दो 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 वजह। एक, आई थिंक अगर आप ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन देखें तो कहीं ना कहीं आई थिंक इन्वेंटरी लेवल्स बहुत ज्यादा है नहीं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं और कॉपर प्रोडक्शन जैसे आई थिंक सीमित रहेगा, कहीं ना कहीं आई थिंक हिंदुस्तान कॉपर, जैसे आशीष भी समझा रहे थे, पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है। इंडिया में प्योर लिस्टेड कॉपर प्ले सिर्फ हिंदुस्तान कॉपर के साथ ही आप खेल सकते हैं। दूसरा, आई थिंक जो एंड एप्लीकेशंस है स्ट्रक्चरली, वो ईवीज हो, सेमीकंडक्टर्स हो, डेटा सेंटर्स हो, इसमें कॉपर की मांग लगने ही वाली है। एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपोनेंशियली हायर अगले कुछ दिनों और वर्षों तक। तीसरा, आई थिंक जो एलएमई प्राइसेस हैं जो दबाव में है आज के तारीख में, कहीं ना कहीं आई थिंक इट शुड रिवर्ट बैक टू मीन। और अगर ये रिवर्ट बैक टू मीन होते हैं तो आई थिंक जो रियलाइजेशन और एक इबिट्टा पर टन हिंदुस्तान कॉपर की मैनेजमेंट लेके चल रही है अगले 2 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, थोड़ी कंजर्वेटिव है मेरे ओपिनियन में। और इसलिए आई थिंक जो वैल्यूएशंस हैं हालांकि महंगे हैं, बट बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट कंपैरेबल पीयर डोमेस्टिकली और ग्लोबली भी, शायद जहां अगर एक चाइना आप देखें तो ऑपरेशन वाइज और इंटीग्रेटेड वाइज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज ग्लोबली आल्सो टू प्रोड्यूस कॉपर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक अलग खेमे में ये कंपनी बैठी है। तो जिनके पास आई थिंक बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक आज की जो गिरावट है इज मोर टू डू विद ओएफएस दैट इज हैपनिंग इन द स्टॉक। चलिए, तो ये बात हो गई हिंदुस्तान कॉपर पे। मीनवाइल एक अच्छी खबर ये है कि क्रूड के फ्रंट पे इंडियन मार्केट्स को एक रिलीफ मिल रहा है। वी आर एट 90.59। आपके स्क्रीन पे ब्रेंट 2% गिरा है। और दूसरा एक और लेके आइए, आई मीन गोल्ड को देखते हैं गोल्ड क्या कर रहा है। जब मैं यहाँ आ रहा था, इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहा था, उसके पहले गोल्ड में ऑलमोस्ट घरेलू बाजार में अच्छा खासा प्राइस था। इट्स 4627, अभी 23 रुपये नीचे, लेकिन डोमेस्टिक प्राइस लेके आइए 1,62,820। अब सुबह तेज़ी थी, अब थोड़ा सा बैकफुट पे गोल्ड भी आया है। तो वे काम करते हैं, एक पहले कॉल्स ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी। अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरुण, आपका ट्रेड इस वक्त का क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। वीरेन जी, एबीबी में खरीदारी की सलाह है। एक अच्छा रिवर्सल 20 डे मूविंग एवरेज से देखने को मिल रहा है। हो सकता है कल के सेशन में इसमें फॉलो बाइंग बड़ी देखने को मिले। तो 7570 के आसपास चल रहा है, इसी लेवल के आसपास खरीदना है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 7502 का लगा के रखे। ऊपर में 7693 तक के टारगेट्स एबीबी में आ सकते हैं। तो एबीबी के कॉल को लेके चल सकते हैं। 1 से 2 दिन का व्यू लेके बाय करके चल सकते हैं। एबीबी ये पसंद आ रहा है अरुण जी को। कल भी चल रहे थे स्टॉक और आज भी देखें तो अच्छी स्ट्रेंथ है। आशीष बैती जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, आपका भी स्वागत है। आपकी ट्रेड इस वक्त की? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया जी, 361 मैम, इस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पूरे ब्रोकरेज स्पेस में हमने देखा है काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, नॉट जस्ट ब्रोकरेज, इनफैक्ट इन कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी। तो यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1190 1190 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 1230 और 1250 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, 361 वैम ये ज्यादा पसंद आ रहा है। 1% ऊपर है आज के सेशन में। कल भी हरकत पॉजिटिव साइड ही थी इसकी। चलिए, अब वक्त थोड़ा एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार लेंगे कैश कॉल्स और साथ ही करेंगे मार्केट पे चर्चा। जल्द लौटते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का। एक बार 2 मिनट हम लगभग इस ब्रेक में रहे और 2 मिनट में वो क्रूड 90 का जो है रिएक्शन देता हुआ निफ्टी एट 24208 मॉर्निंग हाई को रिविजिट करने की कोशिश करता हुआ, एंड थैंक्स टू क्रूड फॉर दैट। एक बार क्रूड रखिएगा। प्लस जो शेयर मैंने डिस्कशन किया था 2 बजे, वो 24,200 का कॉल आइटर, जरा एक बार वो दिखाइए। एक्सपायरी का दिन है, कितना आउटस्टैंडिंग हुआ था वहाँ पे? ह्यूज, लगभग 4 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ था। 90.44 तक क्रूड रिट्रेस हुआ। अब ये देखिए 3 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। कितनी जल्दी चीज़ें बदली हैं, है ना? अरुण, आपकी राय? एक सेकंड थॉट लेना चाहूँगा। अगर इंट्राडे में ये 24,210 के ऊपर कैपिटलाइज करता है तो टिक बाय टिक चार्ट क्या 260 to 80 का स्कोप दिखा रहे हैं? अगर हम कुछ देर टिक पाए तो
देखिए वीरेन जी, बिल्कुल इनफैक्ट मैं सेंसेक्स के ऑप्शंस भी देख रहा था, 78,200, 78,300, वहाँ के कॉल ऑप्शंस में भी काफी बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं वीरेन जी, अगर ये 10 मिनट ठहर जाता है 24,200 के ऊपर, तो मोमेंटम 24,240, 24,250 तक भी आ सकता है, क्योंकि ऑप्शंस में अभी सीएएस का भी सेटलमेंट होना है, जो फर्स्ट टाइम मंथली सेटलमेंट में देखने को मिलेगा। थोड़ा ऑप्शंस में प्रीमियम्स भी ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली 30 से 35 पॉइंट का मोमेंटम और इंडेक्स में शायद आपको देखने को मिल सकता है। अच्छी रिकवरी फिलहाल निफ्टी में और डीएसआई के आसपास पहुंचने की कोशिश फिलहाल करता हुआ देखते हैं अब यहाँ से किस ओर जाता है निफ्टी। साथ ही बैंक निफ्टी में भी थोड़ी रिकवरी है। कैश कॉल्स का वक्त हो चुका है। गाबर सर, अमित जी और कविता जी से लेंगे हम कैश कॉल्स। बताइए गाबर सर, कैश में क्या देखा आपने? ध्यान है, आई थिंक ग्रो पर ध्यान देना चाहिए। 203 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 200 रुपए का स्टॉप लगाएंगे, 3 रुपए का ग्रो, और टारगेट होगा 210 से 215। ये एक जोन है, कल तक जा सकता है ग्रो। प्रकाश सर ने ग्रुप पे दाव खेला है 203.50, और अमित जी के पास चलते हैं उनकी टॉप कैश कॉल लेने के लिए। अमित जी, आप क्या पिक करेंगे? वीरेन जी, करूर व्यासा बैंक के साथ जाऊंगा। यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन 8-9 दिनों का हुआ है, काफी टाइट रेंज कंसोलिडेशन था, और फाइनली हम यहाँ पे एक मूव देख रहे हैं 10 और 20 डेमा से। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉक ने पहले एक बेस भी बनाया है, तो स्टॉप लॉस यहाँ हम रखेंगे 340 का, और टारगेट्स लाएंगे लगभग 365 रुपीज के। ओके, करूर वैसे बैंक ही हो गई अमित जी के पिक। कविता जी, कैश में आपका काउंटर? कविता जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, अनम्यूट कीजिए अपने आप को जी। यस, तो मोतीलाल ओसवाल प्रीवियस वीक के हाई को आज काउंटर ने सरपास किया है। 1011 के लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है। अगर स्विंग हाइज देखें तो वो दिखता है 1090, 1100 के आसपास। तो इन अ डे और टू पॉसिबल मूव दिखते हैं काउंटर के, कि ये 1100 के लेवल को टच करके आता हुआ दिखे। सो मुझे लगता है अंटिल काउंटर 998, 995 के लेवल को होल्ड किए है, यहाँ पर आप एक बाय पोजीशन ले सकते हैं 1050, 1100 के प्राइस मूव के लिए। बिल्कुल मोतीलाल ओसवाल, कैश कॉल्स पूरी हो गई, और हमें नाराज नहीं होना है कविता जी से, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। पता है श्रेया, सिग्नेचर मूव है कविता जी का ये। कविता जी एक्सपायरी के दिन अपना वो म्यूट बटन चेक करती हैं। हर महीने का जो आखिरी मंगलवार होता है ना, उस दिन अपना वो म्यूट बटन चेक करती है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद आगे बढ़ती है। एनीवे, तो ये कैश कॉल्स हो गई। अच्छा, एक बार जरा आप आइडिया लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। इस 15.22, अभी कुछ देर में हम चर्चा करेंगे, इस पर डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे, बट मैं आपको एक अलर्ट दे दूं यहाँ पर कि आइडिया का पूरे इस फेज का, जो फेज 2024 के बाद का है, उसका जो हाई था वो था करीब 15 रुपये 40 पैसे। कुछ देर में मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा आशीष के साथ, बट ऑलमोस्ट उस लेवल को काटने की तैयारी करता हुआ। और अब आशीष से बात कर लें इसी पे, तैयार है आशीष? चलिए, तो एसबीआई ने अब ऐसा क्या लाइफलाइन दी है वोडाफोन आइडिया को कि आज वोडाफोन आइडिया चमक गया है? आशीष बताइए। देखिए, बिल्कुल अभी आप इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर की चर्चा कर रहे थे कि 15 के पार ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक्शन भरा है। आज 8% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक महीने में देखें तो 14-15% के गेंस देखने को मिले, और जिसने एक साल का पेशेंस रखा उसका तो पैसा डबल हो गया। वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय से देखें ना, तो जो न्यूज़ फ्लो है ये बहुत पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक सारी मुश्किलें जो है ऑटोमेटिकली वोडाफोन आइडिया की हल होती जा रही हैं, और इसी के चलते आपको स्टॉक में एक्शन नजर आ रहा है। अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, यहाँ पर कुछ शर्तों के साथ यहाँ पर फंडिंग रिलीज कर दे। और देखिए, वोडाफोन आइडिया के लिए ग्रोथ कैपिटल, फंडिंग लेना, पैसे जुटाना, ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। क्योंकि दरअसल क्या हो गया कि इससे पहले तो देखिए एजीआर के जो बकाये थे, बहुत बड़ा स्ट्रेस था, उसमें पार्शियल रिलीफ मिल गई। फिर उसके बाद प्रमोटर्स की तरफ से इंटेंट आई कि नहीं, वो यहाँ पर सपोर्ट करेंगे बिजनेस को, ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो फंडिंग को लेकर जो भी प्रोग्रेशन होगा, इस स्टॉक के लिए बड़ी री रेटिंग का एक इंप्रूवमेंट है। केपेक्स काफ़ी लैग कर रहा था, लेकिन कंपनी ने आप देखें तो यहाँ पर जोर दिया, और मेजर सर्कल्स में जो 5G लॉन्च किया उसके बाद से आप देखें तो थोड़ी सी स्टॉक की री रेटिंग होती हुई नजर आई है। खास बात यह है
कि पूरे सेक्टर में आप देखें इंक्लूडिंग भारतीय एयरटेल तो आरपूज में बहुत बढ़िया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। भारतीय एयरटेल के Q1 की जो आरपूज है उससे पता चला कि आगे भी कंफर्ट है, हेडरूम है यहाँ पर प्राइस हाइक का, तो इसका पूरा एक बेनिफिट सेक्टर को आपको देखने को मिलेगा। और इसी सब के चलते आप देखें ना तो एक के बाद एक जितनी अच्छी खबरें आ रही हैं, सिटी की तरफ से यहाँ पर 17 रुपये तक का टारगेट दिया गया जो कि बहुत सब्सटैंशियल है, सिग्निफिकेंट है। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा था कि ऑपरेशनल टर्न अराउंड ये वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण था जो कि अब तक मिसिंग। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आप देखें ना तो जो ट्राई का कस्टमर बेस का डेटा आता है ये बता रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने एक बहुत लंबा फेज ऐसा देखा है जहां पर सब्सक्राइबर बेस सिर्फ और सिर्फ कम होते रहता था। कोई महीना नहीं था, कोई साल ऐसा नहीं था जहां पर आप देखें तो सब्सक्राइबर एडिशन थे। लेकिन अब फेब से लेके अब तक आपको ये टर्न अराउंड साफ नजर आएगा। फेब में देखिए 22,000 नए ग्राहक जोड़े, उसके बाद मार्च में 1,02,000, अप्रैल में 53,000, मई में 1,21,000 और जून में 1,63,000। ये जून का आंकड़ा ये लेटेस्ट है क्योंकि ट्राई की तरफ से आता है डेटा, थोड़े से लैग के साथ आता है, जुलाई वाला आना बाकी है। लेकिन ये रैंडमनेस नहीं है, ये आपको ट्रेंड दिखा रहा है कि अब वोडाफोन आइडिया ऑपरेशनल फ्रंट पर भी देखें तो इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। इन्हीं सब कारणों के चलते आप देखें तो स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन है। फिलहाल बात करते करते बड़ी तेज़ी, ऑलमोस्ट डेज हाई 8% के पार। वोडाफोन आइडिया आज तो वायदा का टॉप गेनर बना ही हुआ है, कल भी अच्छी रैली देखी थी हमने। शुक्रिया आशीष पूरी डिटेल समझाने के लिए। और लगातार सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इस कम्पिटिटिव स्पेस में। लेकिन आशीष बहीती जी, वोडाफोन आइडिया इस पर लगातार चर्चा हुई है, 17 के टारगेट दूर नहीं नजर आ रहे, सिटी के 15 तो 15.5 तो आज ही पहुंच गया, या और लग रहा है चार्ट्स पर कंटिन्यू करेगी रैली? जी जी, मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग है, क्लीन प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला है, लेकिन फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं है क्योंकि इसमें रिवर्सल्स भी जब आते हैं या थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी स्ट्रांग रहता है। जिनके पास पोजीशन है बने रहे, 15 का एक ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है इसमें 16.5 से लेके 17 तक के लेवल्स देख के मिल सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग करना है तो शायद इंडस टावर वेल प्लेस्ड है क्योंकि स्टॉक ने बहुत शानदार बेस बनाकर मूव कर रहा है और एक प्रॉक्सी प्ले बन जाता है, तो यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है 379 का स्टॉप लॉस लगाकर। ऊपर में हमें लगता है इंडस टावर में भी 395 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। जी, पूरा टेलीकॉम अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग फेज से गुजर रहा है, नॉट एग्जैक्टली प्राइस वाइज भी, सर्कमस्टेंसेस बाई सब्सक्राइबर एडिशन, प्राइसिंग बड़ी चीज़ है यहाँ पे ये। मीनवाइल एक स्टॉक लेके आइए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, मेरे ख्याल से कल भी CNBC आवाज पर पैनल की चॉइसेस में था राजेश जी के, आज सुबह बात हुई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 1135 पे। और जो मैं मानस से कल बात कर रहा था, अभी तो मानस पैनल में नहीं है, कि दिसंबर 25 से चला आ रहा पूरा का पूरा जो जोन है राइजिंग चैनल और एक क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसका ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक अपनी प्रीवियस हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी से भी ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है। अरुण, आपकी राय क्या कह रही है? एक तो डायरेक्टर साहब इसके रोलोवर्स रखिएगा प्लीज, जरा इसके रोलोवर्स रखिएगा 1135, और ये बैंकिंग में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव स्टॉक है। ये जो जिस ये ट्रायंगल का जिक्र कर रहा हूँ मैं, जिस हेड एंड शोल्डर का जिक्र कर रहा हूँ मैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, इसका प्रोजेक्शन क्या बनता है? अगर मैं आज एक डिलीवरी लेके बैठूँ, काम करना चाहूँ, तो क्या प्रोजेक्शन होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे? देखिए वीरेंद्र जी, 1110 के ऊपर एयू स्मॉल बैंक का ब्रेकआउट हुआ है और 1140 के आसपास चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इसके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 1230 से 1250 तक के पोजिशनल टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। इनफैक्ट ये एक लौता स्टॉक है जो अपने बैंकिंग सेक्टर में, जहां तक बात करूं, जो अपने ऑल टाइम हाइज लगातार टेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम पॉजिटिव है। और टेक्निकल टारगेट्स देखें तो 60-70 रुपए का मोमेंटम अभी भी स्टॉक में आ सकता है, तो जिनके पास लॉन्ग्स है डेफिनेटली बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, 1110 का स्टॉप लॉस लगाएं जो कि ब्रेकआउट लेवल है। टारगेट 1220, 1240 जो कि आप जो पैटर्न के टारगेट्स हैं वो 1240 तक निकल के आ रहे हैं, तो परफेक्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो बने रहने की सलाह है। 1110 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और अगर पोजिशनली कोई लेके बैठता है तो 1240 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कल राजेश सातपुते जी की पिक भी थी, यहाँ पर अच्छा मूव आता हुआ। ब्रेंट इंट्राडे में 90 के नीचे भी फिसला था, ये पॉजिटिव चीज़। और अभी निफ्टी 24,210 के लेवल के आसपास ही कामकाज कर रहा है। अच्छा, पेटीएम सुबह राजेश पालवे जी ने सुझाया था, और पेटीएम अगर आप देखें तो शानदार परफॉर्मेंस एक बार पेटीएम रखेगा, ये डेज हाई पर है 4.5% ऊपर, और इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 70% का रिटर्न दिया है पेटीएम ने। और अगस्त महीने की बात करें तो 22% का रिटर्न मिला है अगस्त महीने में। अगर एक महीने का चार्ट रखेगा आप इसका, तो शानदार परफॉर्मेंस, एक तरफा भागा ये, और बेस्ट
परफॉर्मर रहा है, स्टॉक रहा है इन परफॉर्मेंस वाइज, और अच्छी तेज़ी। लेकिन एक दिक्कत अभी भी है कि ये अपने आईपीओ प्राइस से करीब करीब 24% नीचे है, इसका जो 2150 का लेवल था। अब सवाल अहम ये कि जो होल्ड कर रहे हैं, अमित जी आप बताइए, पेटीएम वो क्या अभी भी होल्ड करे? 2100 के स्तर तो अभी भी बहुत दूर है, क्या ये रैली वहां तक कंटिन्यू कर सकती है? चार्ट्स देखकर क्या समझ आ रहा है? जी फॉर द टाइम बिंग तो स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एक लंबे अरसे के बाद हम यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हैं, हायर हाई हायर लोस का, और जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है बने रहने की सलाह है। आईपीओ प्राइस में जो फंसे हैं तो फिर एक स्विंग लो का हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लगभग जो कि 1580 के आसपास आता है। तो 1600 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और बने रहें स्लोली एंड स्टेडली, हायर हाई हायर लो करते हुए। मे बी इट विल इंच अप टू द आईपीओ प्राइस, टाइम जरूर लगेगा पर ट्रेंड पॉजिटिव है। ट्रेंड पॉजिटिव पेटीएम पर बनता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें और इस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। चलिए अब धमाकेदार ऑप्शंस का वक्त हो रहा है। बहिती जी, रचना जी और अरुण जी से लेंगे हम धमाकेदार ऑप्शंस। आशीष जी बताइए, ऑप्शंस में क्या देखा? जी श्रेया जी, एयू बैंक यहाँ पे ही ऐसे ऑप्शन के थ्रू अब चेज करने की सलाह रहेगी। तो जो कॉल खरीदनी है वो 1160 की कॉल में पोजीशन बनाने की सलाह है। 22 रुपए पे ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 17 रुपए का एसएल मेंटेन करे। पर मैं 30 और 35 तक के टारगेट्स इसमें देखे जा सकते। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 1160 की कॉल आप पिक कर रहे हैं। आप रचना जी, आप रेट क्या पिक करेंगे ऑप्शंस में? जी, I'll prefer going with the same stock, आयशर मोटर्स। आयशर ने मोमेंटम पिकअप कर लिया है, हमने जिसको थोड़ी देर पहले फ्यूचर्स में दिया था। अब भी हम इसी का ही सितंबर का ऑप्शन लेंगे 8100 का सीई, और इसको हम बाय कर पाएंगे करीब करीब 175 से 80 के बीच में मिलनी चाहिए एंट्री। हम इसमें एसएल लगा सकते हैं 160 पे, और अपसाइड पे हमारा टारगेट रह सकता है 200 एंड 220। ठीक है, आयशर मोटर्स रचना जी की पिक हो गई। अरुण जी, ऑप्शंस में? श्रेया जी, मेरा भी ऑप्शन ऑटो सेक्टर से रहेगा। टीवीएस मोटर के एट द मनी के कॉल को लेने की सलाह है। 4400 का कॉल सितंबर सीरीज का ले। मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम स्टॉक में काफी पॉजिटिव बन सकता है। 135 136 के बीच में चल रहा है। मुझे लग रहा है इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है 178 तक के पोजिशनल टारगेट आ सकते हैं। तो 4400 के कॉल को लेने की सलाह है। 136 के आसपास 176 के टारगेट रहेंगे और 121 का स्टॉप लॉस। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड्स भी हो गए। डॉक्टर साहब एक बार देखिए, निफ्टी अभी तक वो अंडर प्रायर टू कैश अभी तक तो तथ्रस जनरेट नहीं कर पाया, बट स्टिल वी आर एट डे हाई। एक बार क्रूड से संबंधित सारे स्टॉक्स लेके आइए। ओएमसीज क्या कर रही हैं, इंडिगो क्या कर रहा है, और अपस्ट्रीम कंपनियां क्या कर रही हैं, जरा रखिएगा सारे एक एक करके, और जरा प्लीज़ रखिएगा। देखिए इंटरव्यू एविएशन 5130 पे वो वाइब्रेशंस आप फील कर सकते हैं। बीपीसीएल 316 पे, HPCL 372 पे वो क्रूड के रिट्रेसमेंट की वाइब्रेशंस आप फील कर रहे हैं। एक बार रखिएगा एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, इन दो स्टॉक्स को भी रखिएगा। और इवन फॉर दैट मैटर अगर आप रखना चाहें तो आप रखिएगा निफ्टी ऑटो को एज वेल। यहाँ पर ऑटो क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। पिडिलाइट बैकफुट पे, ये चल भी बहुत चुका है पोस्ट अर्निंग्स। निफ्टी ऑटो ने एक रिवर्सल लिया है। निफ्टी ऑटो 29,081 में, मैं कह रहा हूँ ना, एक रिएक्शन आ रहा है। निफ्टी ऑटो डे हाई पर आ गया और ये मूव आया है एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल से। एक बात याद रखिएगा, इन सर्कमस्टेंसेस में जब क्रूड 90 इंच स्लिप कर रहा है, हम इन प्रिंसिपल आपसे ये कहेंगे कि आप किसी ऑप्शन पे फोकस ना करें। अब कोई ब्लाइंड ऑप्शन मत लीजिएगा कैश विंडो में, इट्स अ मंथली एक्सपायरी। बट इट सीम्स दैट निफ्टी शायद बेट करे यहाँ से और ऊपर की तरफ थोड़े से चेंज सर्कमस्टेंसेस में। बट किसी प्रकार से मैं इस बात की वकालत नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी ऑप्शन को चेज करें, स्पेशली इन कैश विंडो। आते हैं एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ। एक बार अदानी ग्रुप के स्टॉक्स लिखे आइए, सारे के सारे स्टॉक्स रखिएगा। स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है और सारे स्टॉक्स डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। एक बार अदानी इंटरप्राइजेस रखिए 3078, अदानी पोर्ट 1691, सारे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहे हैं। अदानी पोर्ट्स पर अमित आपकी राय, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ? जी वीरेन जी, अडानी पोर्ट बेसिकली जिस हिसाब से मूव कर रहा है, काफी कंसोलिडेट किया है इसने अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे। थोड़ा सा कल का हाई जो कि लगभग 1702 के ऊपर निकलेगा तो और भी ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव ट्रैक्शन देखेंगे। बट आली चार्ट के बेसिस में अभी भी यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस हम लगभग रखेंगे 1675 रुपीज का फॉर टारगेट्स ऑफ 1740। अदानी पोर्ट्स पर ये राय होती हुई और अच्छा कर रहा है परफॉर्मेंस।
एंटेरो हेल्थ रखिएगा स्क्रीन पर। एंटेरो हेल्थ में भी अच्छी तेजी है आज के सेशन में, और प्रशांत जैन की 3P इंडिया इक्विटी फंड ने कंपनी में करीब करीब 2.5% हिस्सा खरीदा है, और आज का हीरो ऑफ द डे से कह सकते हैं 6.5% ऊपर है। एक बार और डिटेल ले लेते हैं, रिविजिट करते हैं ऊपर के साथ। ऊपर बताएं। बिल्कुल 2-2.5 साल पहले कंपनी की लिस्टिंग हुई थी एंटेरो हेल्थ। यहाँ पे अब 3P इन्वेस्टमेंट जो कि प्रशांत जैन की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वहाँ से खरीदारी देखने को मिले। कल ब्लॉक डील के जरिए ऑलमोस्ट 2.5% इक्विटी जो है उनकी तरफ से यहाँ पे बाय होती हुई नजर आई है। काफ़ी पॉजिटिव है, और उसके बाद एक अच्छा खासा रिएक्शन जो है स्टॉक में आते हुए नजर आया है। 2.5% हिस्सेदारी 150 करोड़ में यहाँ पे 3P इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड ने खरीदी है। 1377 का भाव यहाँ पर होते हुए नजर आया इस डील का। इनफैक्ट इस कंपनी का कारोबार देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, और जब से लिस्ट हुई है इसकी जो परफॉर्मेंस है रेवेन्यू के टर्म पे, मार्जिन्स के टर्म पे इंप्रूव ही होती हुई नजर आई है। यहाँ पे कंपनी जो है वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। बड़ी लार्ज फार्मा कंपनीज के साथ टाई अप करने के बाद रिटेल सप्लाई में और प्रोडक्ट सप्लाई का काम यहाँ पे करती हुई आपको नजर आएगी। Q1 का प्रदर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और इनफैक्ट FY27 का गाइडेंस देखें तो वो भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। रेवेन्यू के तौर पर 23% की ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे हैं। मैनेजमेंट की तरफ से कहना है कि 23% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है FY27 में। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 5% पिछले क्वार्टर में किए थे। अनुमान है कि 5% कंटिन्यू रहेंगे रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए, लेकिन मैनेजमेंट ने एक और चीज़ कही है कि Q2 के बाद हो सकता है गाइडेंस जो है मार्जिन्स का वो अपटिक होते हुए नजर आए। उनका ये भी कहना है कि एबिटा टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो कन्वर्जन रेट होती है वो 50% तक ले जाने का लक्ष्य है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे होते हुए दिखेगा। पूरे साल में जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो भी स्थिर रहेगी, तो बॉटम लाइन आपकी जो है वो इम्प्रोवाइज होती हुई नजर आएगी। अब प्रशांत जैन के पोर्टफोलियो की बात करें तो सिर्फ एंटेरो हेल्थ नहीं, पिछले कुछ समय में हेल्थ केयर सप्लाई चेन पर जो है फोकस आते हुए नजर आए। 3P इंडिया इक्विटी फंड का 1300 करोड़ का निवेश कर चुकी है 3P इंडिया फंड 7 जो हेल्थ केयर सप्लाई चेन से उन कंपनीज में। एंटेरो हेल्थ केयर की बात करें तो कल ही यहाँ पे 2.5% स्टेक खरीदा है। बाकी की जो होल्डिंग है वो जून के हिसाब से मैंने आपके स्क्रीन पर आपको नजर आएगी। जोटा हेल्थ केयर देखे 2.28% स्टेक यहाँ पर देखने को मिला है। सुवेन लाइफ में देखे 1.27% स्टेक है। वोकार्ड में 1.15% स्टेक है। वोकार्ड का स्टॉक भी काफी रनअप दिखा चुका है पिछले कुछ समय में। एस्ट्राजेनेका 1.1%, सुदीप फार्मा और IKS हेल्थ में भी देखे तो 1.25% की हिस्सेदारी आपको वहां पर भी नजर आएगी। तो पूरा हेल्थ केयर सप्लाई चेन जो है वहाँ पे 3P इन्वेस्टमेंट फंड जो है, जो कि ओन्ड बाय प्रशांत जैन है, उनकी तरफ से काफ़ी बुलिश और इन्वेस्टमेंट बरकरार है। शुक्रिया नुपुर इस पूरे फैक्ट को समझाने के लिए, इस फंड की बाइंग को बताने के लिए। मीनवाइल निफ्टी ने 10-15 पॉइंट और जोड़े, लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्लाइटली आप देखें क्रूड का जो बेनिफिट है ना, वो ऑटो धीरे धीरे, मैं अभी मार्क कर रहा था, ऑटो पे नज़र रखिएगा, ऑटो पे नज़र रखिएगा, OMCs पे नज़र रखिएगा। इट्स 24225 निफ्टी ऑटो। अब अगर आप देखें आज का लो था कहाँ 28,900, अब यहाँ से करीब 29,100 पे ट्रेड कर रहा है। आपकी राय इस वक्त अमित जी, अगर ऑटो में से एक स्टॉक पिक करना हो, थोड़ा सा सेंटिमेंट सुधर रहा है क्रूड का रिट्रेस होना, मेरे स्क्रीन पे बजाज ऑटो, मेरे स्क्रीन पे अगर आप देखिए BPCL, HPCL, इंडिगो, M&M डे हाई पे ट्रेड करते हुए, आपकी राय क्या चीज़ करना चाहेंगे आप? वीरेंद्र जी, इस शो में टू व्हीलर्स की ऑलरेडी बात हुई है। TVS मोटर वो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है तो 4 व्हीलर में महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसकी पोजीशनिंग काफी अच्छी है। और आप अगर देखें पिछले 2-4 दिनों में जब भी मार्केट ने क्रैक किया, इसने 3400 के लेवल्स बहुत ब्यूटीफुली होल्ड किए, जहां पे बेसिकली इसका 200 डेमा है, ब्रेकआउट रिटेस्ट एरिया। तो मुझे लगता है ये स्टॉक सेट है फॉर लेवल्स ऑफ 3550, 3600। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 3390 रुपए का रखेंगे। ऑटोज में अच्छा मूव आता हुआ, जिस तरीके से ब्रेंट इंट्राडे में गिरा है, महिंद्रा डेज हाई, बजाज ऑटो डेज हाई, इंटरग्लोब एविएशन डेज हाई, LNT डेज हाई, तो शानदार यहाँ पर परफॉर्मेंस अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मारुति सुजुकी भी अब कोशिश करता है, जो कि काफ़ी अंडर परफॉर्म किया इस पूरे स्पेस को। चलिए 4 का चौका का वक्त हो रहा है, 4 का चौका ले लेते हैं हम। 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन लेंगे हम अमित जी से ही। FNO सुपर स्टार के लिए रचना जी के पास जाएंगे, गाबा सर बताएंगे आपको चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा मयूरेश जी। तो बताइए अमित जी, सस्ता ऑप्शन आपका? श्रेया जी, रियल एस्टेट सेक्टर में कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे लोडा का अगर हम देखें सितंबर का कॉल ऑप्शन लगभग 1280 का
31 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 24 का और टारगेट्स रहेंगे 45 रुपीस के। ओके, यहाँ पे डेवलपर्स आज आपकी कॉल और स्ट्राइक इसकी आपने पिक करी। रचना जी के पास चलते हैं फिर उस सुपरस्टार के लिए। रचना जी, आप क्या पिक करेंगी? जी मैं पिक करूंगी एशियन पेंट्स। एशियन पेंट में हम सितंबर की फ्यूचर्स पे 2645 पे बाइंग कर सकते हैं। हम इसमें ऐसे लगा सकते हैं 2630 पे, और ये कोई कुछ मिनटों के लिए नहीं है, इसको डिलीवरी में लेके जाना चाहिए। और अपसाइड पे इस पे आपका टारगेट रह सकता है 2665 का पहला टारगेट, एंड सेकंड टारगेट कैन बी 2680। जाहिर तौर पर पेंट्स भी अब डे हाई पर आते हुए एशियन पेंट्स हो गए रचना जी के पिक। गाबसर, चार्ट का चमत्कार। चार्ट का चमत्कार मुझे लगता है स्टॉक जो बॉटम आउट हो चुका है वो है एंजल वन। एंजल वन ट्रेड कर रहा है 300 के आसपास, 297 का स्टॉप लगेगा, 3 रुपए का टारगेट होना चाहिए 308 से 310। एंजल वन स्पिल ओवर ट्रेड कल तक के लिए हो सकता है। एंजल वन 300 पे आपका बाय कॉल है। चलते हैं मयूरेश जी के पास, आज की उनकी मिड कैप फंडा कॉल के लिए। मयूरेश, क्या पिक करेंगे आप? जी, करूर वैश्य बैंक, हमें लगता है आई थिंक बैंक ने शानदार प्रदर्शन दिया था पहले तिमाही में। चौथे तिमाही की भी प्रदर्शन काफी शानदार रही थी। जो द एडवांस डिपॉजिट ग्रोथ है, आई थिंक इट्स एट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग। जो निम्स उन्होंने पेश किए थे ये काफी स्टेबल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एसेट क्वालिटी प्रेशर्स आर कमिंग ऑफ एज वी स्पीक, और उसमें भी एक स्टेडी इंप्रूवमेंट देखा गया है। रीस्ट्रक्चर्ड बुक स्लिपेजेस रेशियो एब्सोल्युटली कंट्रोल में है, जिसकी वजह से आई थिंक जो निम्स, कैपिटल एडिक्वेसी, कासा में जो डिटोरेशन देखा नहीं गया, ये सारी चीजें आरओईज और आरओईज में रिफ्लेक्ट कर रही है। और मेरे हिसाब से आई थिंक मैनेजमेंट कमेंट्री, आई थिंक अगर आप उनका खेमा देखें, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो, कमर्शियल बैंकिंग हो, एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल है, बोथ इन टर्म्स ऑफ द एवरेज टिकट साइज, उसमें जो स्लिपेजेस हैं, जो रिस्ट्रक्चर्ड आंकड़ा है, ये दोनों पोर्टफोलियोज का एब्सोल्युटली इन कंट्रोल है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है और एसेट लायबिलिटी मिक्स है, एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। तो मुझे लगता है आई थिंक करूर वैश्य बैंक का अच्छा विकल्प हो सकता है। करूर वैश्य बैंक ये कैश कॉल में भी पिक किया गया और फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है, तो यहाँ पे नजरें होनी चाहिए। लोधा डेवलपर्स, एशियन पेंट्स, एंजल वन, साथ ही करूर वैश्य बैंक पॉजिटिव साइड पर फिलहाल लिया गया है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टॉक्स की कैश मार्केट में क्लोजिंग होने में अभी 19 मिनट बाकी है, तो वहाँ पे तो नजरें रहेंगी। लेकिन बैंक निफ्टी ने भी थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है। यहाँ पर बैंक निफ्टी रखेगा स्क्रीन पर, हालांकि अभी भी 74 अंक नीचे है, लेकिन यहाँ पर भी रिकवरी। और एक बार निफ्टी रख दीजिएगा स्क्रीन पर, निफ्टी रखेगा स्क्रीन पर, और करीब करीब अब हम 24,247 का आज का इंट्राडे हाई टच किया। आप देखते कि एक्सपायरी फैक्टर है या फिर क्रूड का एक फैक्टर और किस दिशा जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कि डिफेंस सेक्टर में आज हमने सुबह से एक मूव देखा था, कल की थोड़ी कमजोरी के बाद। खबर भी बड़ी है यहाँ पर, DRDO की मिसाइल टेक्नोलॉजी अब डिफेंस कंपनियों को मिलेगी। क्या है इस खबर के मायने समझाने के लिए फिर से लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी, बड़ी खबर आती हुई स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत हमने एक्शन देखा, समझाएं सर। देखिए, दरअसल खबर यह है कि डिफेंस सेक्टर के जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO, वो जो भी मिसाइल टेक्नोलॉजी उसके पास है, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी डिफेंस कंपनियों को ट्रांसफर कर सकेगी। इस बात के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कुछ ही देर पहले इसको मंजूरी दे दी है। इसका फायदा ये होगा कि जो भी डिफेंस कंपनियां हैं जिनको मिसाइल का इक्विपमेंट बनाना है, उनका पार्ट्स बनाना है, तो टेक्नोलॉजी के लिए उनको बाहर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत ये आती थी कि टेक्नोलॉजी खुद का नहीं होता था, तो डिफेंस कंपनियों को ये सारे इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। अब उन्हें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे। तो जिन शर्तों के साथ ये मंजूरी दी गई उसमें साफ तौर से कहा गया है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर DRDO करेगा डिफेंस कंपनियों को, वो उसी शर्त पर करेगा कि इस मिसाइल इक्विपमेंट का इस्तेमाल भारत में होगा, और जब भारत में होगा तो भारतीय सेना के लिए होगा, जरूरत पड़ने पर तो इसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, उस इक्विपमेंट को, टेक्नोलॉजी को नहीं। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है डिफेंस सेक्टर के लिए, खासतौर से उन कंपनियों के लिए जो मिसाइल बनाने में शामिल हैं या फिर मिसाइल से जुड़े हुए इक्विपमेंट बनाती हैं उनके लिए, जो पार्ट्स बनाते हैं उनके लिए। लक्ष्मण जी, ये किन किन कंपनियों के लिए, क्या निजी क्षेत्र के लिए भी, और क्या इसमें कोई रॉयल्टी क्लॉज भी होगा क्या?
नहीं, देखिए ये दरअसल जो है ये लिखा गया जो आदेश में वो कहा गया डिफेंस कंपनियों के लिए, इसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि निजी कंपनियां के लिए होगा कि सरकारी कंपनियों के लिए होगा। लेकिन जब से ये डीआरडीओ टेक्नोलॉजी डेवलप करती रही है तो डीआरडीओ क्या करती है, टेक्नोलॉजी डेवलप करके जो कंपनियां इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उन कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करती हैं और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके दोनों मिलकर के ये डिफेंस इक्विपमेंट बनाती हैं, चाहे मिसाइल इक्विपमेंट इस मामले में क्यों ना हो। लेकिन ये ज्वाइंट वेंचर ज्यादातर सरकारी डिफेंस कंपनियों के साथ होती है। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरी तरह से कर देंगे तो इसका फायदा दोनों तरह की कंपनियों को मिलेगा, सरकारी कंपनियों को भी, निजी कंपनियों को भी। लेकिन चूंकि अभी सरकारी कंपनियां इसमें काफी आगे पहले से बढ़ चुकी हैं तो सरकारी कंपनियों को मुझे लगता है सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में निजी कंपनियों के लिए भी ये फायदेमंद कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये स्थिति आपने क्लियर कर दी। और याद रखिएगा, जहाँ तक अगर आप भारत के इस साल की भी लक्ष्मण जी शुक्रिया आपका, इस साल की भी एक्सपोर्ट्स को देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 45% जो कंट्रीब्यूशन है वो निजी क्षेत्र का है। लेकिन उसमें जो हमारे निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उसमें ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी बड़ी मिसाइल्स बनाती हो। वो फायर एंड फॉरगेट जैसे ड्रोन्स हो गए, ड्रोन्स इक्विपमेंट हो गए, तो उनको बनाती हैं। लेकिन मोटे तौर पे BDL के पास अगर आप देखें इसकी महारत है, और BEL कुछ हद तक है। बट डिफेंस के लिए अगर आप देखें एक मेजर ब्रेक थ्रू। मयूरेश, बहुत संक्षेप में आपका इस वक्त स्पेशली डिफेंस में मिसाइल कैपेबिलिटीज़ वाली कंपनियों पर रिव्यू अगर एक बना है तो सबसे कंस्ट्रक्टिव व्यू किस पर आपका? BEL और VDL दो ही कंपनीज ध्यान में आ रही है वीरू जी। और मुझे लगता है आई थिंक ऑर्डर बुक्स काफ़ी वेल स्टैक्ड अप है, रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी तरह से आई थिंक दिख रही है अगले कुछ वर्षों के लिए। एग्जीक्यूशन काफ़ी ठीक ठाक कर रहे हैं, मार्जिन ये सारे ऑर्डर्स काफ़ी ठीक ठाक हैं। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खासी बढ़ के आ सकती है अगले कुछ तिमाही और वर्षों के लिए। और इसलिए स्ट्रक्चरली आई थिंक जो एक अर्निंग्स की एक ट्रेजेक्टरी है, ये शायद ये कंपनीज स्टेडी स्टेट में मेंटेन करें। भारत डायनामिक्स के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है, BEL के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी डिफेंस स्पेस के लिए बड़ी खबर। अब आगे देखते हैं ये सारे स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं, लेकिन डिफेंस स्पेस के लिए सबसे बड़ी खबर आती हुई। अच्छा, फेडरल बैंक रखेगा स्क्रीन पर, काफ़ी डेंट पड़ा है इस पर्टिकुलर काउंटर। इनफैक्ट आज लूजर्स में शुमार है फेडरल बैंक, करीब करीब 2.5-3% नीचे है। और खबर बताई थी हमने कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ डील हो रही है दोनों के बीच, और हो सकती है इनफैक्ट। लेकिन डील पर फेडरल बैंक ने सफाई जारी की है। डिटेल्स बता रहे हैं सुदर्शन, CNBC TV 18 के। सुदर्शन जी, गुड आफ्टरनून, क्या डिटेल्स आ रही हैं आपके पास? तो देखिए, बहुत जल्दी बैंकिंग स्पेस में आपको एक डील देखने को मिल सकता है और सोर्सेज के अनुसार हमें ये पता चल रहा है कि फेडरल बैंक और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अगर जो डील की बात करें या टॉक्स की बात करें तो बहुत ही एडवांस स्टेज में है। और डील के अंतर्गत फेडरल बैंक कंट्रोलिंग स्टेक अक्वायर कर सकती है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रमोटर का स्टेक अराउंड 17% रहा है अगर जो जून 30 तक की बात करें। और आगे अगर जो बात करें तो जुलाई में लास्ट मंथ ही जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बोला था कि एक बार प्रमोटर जो कि जना होल्डिंग्स है उनका स्टेक 9.99% से नीचे आ जाता है तो वो रिक्लासीफाई करेंगे, फ्रॉम प्रमोटर कैटेगरी से वो पब्लिक कैटेगरी क्लासीफाई करना चाहेंगे। और अगर जो आप कारण जानना चाहें कि प्रमोटर क्यों पेयर करना चाहता है अपना स्टेक, तो उसका मेन रीजन है TPG एशिया का 700 करोड़ रुपए ये इनका लोन है, उधार है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रमोटर जो है जना होल्डिंग्स का। अब उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, उसका जो ड्यू डेट था वो जून 30 था। लेकिन अब जो न्यू एग्रीमेंट के बाद वो TPG एशिया ने रोल ओवर कर दिया, उसके बाद इनको टाइम मिल गया अपना स्टेक कम करने का। अगर जो फेडरल बैंक की बात करें तो जस्ट कुछ दिन पहले बोर्ड ने अप्रूव किया है वो $500 मिलियन रेज करेंगे बॉन्ड के थ्रू। और ये पता चला कि हो सकता है उसको वो जो प्रोसीड्स है वो यूज करे फेडरल बैंक टू अक्वायर कंट्रोलिंग स्टेक जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अब हमने दोनों को लिखा था, फेडरल बैंक ने क्लैरिफिकेशन इशू किया एक्सचेंज में। उन्होंने बोला है कि ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए वो ये इवैल्यूएट करते रहते हैं अपॉर्चुनिटी, लेकिन अभी इस पॉइंट पे कोई भी ऐसा मटेरियल डिस्क्लोजर नहीं है जो कि वो एक्सचेंजेस को बता सके। लेकिन उन्होंने डिनाई नहीं किया है। अगर जना स्मॉल फाइनेंस की बात करें, हम अभी भी अवेट कर रहे हैं उनका रेस्पॉन्स का। लेकिन एक लाइन में अगर जो बात बोला जाए, दोनों के बीच में टॉक्स जो है एडवांस स्टेज में है, हमें ये डील सुनने को बहुत जल्दी मिल सकता है। शुक्रिया सुदर्शन जी जानकारी के लिए। फेडरल बैंक हालांकि इसने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है, अब इस खबर के बाद थोड़ा सा फिसलता हुआ। अब आगे देखते हैं डील कैसे इन दोनों के लिए इवैल्यूएट होती है। निफ्टी लेकर आइए 30 अंक ऊपर हम इन ग्रीन, और बैंक निफ्टी भी अब रिकवर होकर मात्र 40 अंक नीचे रह गया है।
प्री कैश क्लोजिंग स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। इनफैक्ट अभी यहाँ पर वीरेंद्र जी इस रिकवरी को कैसे देख रहे हैं? प्योर एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या फिर जिस तरीके से क्रूड नीचे आया है उसके तरीके से देख रहे हैं, और अब क्या स्ट्रैटेजी होगी कल के लिहाज से? देखिए श्रेया, मैं एक बार बताऊं आपको, हमें बहुत पूरे दिन में पहली अच्छी खबर एक ही थी बस, है ना, क्रूड। वो भी आपने पढ़ी स्क्रीन पे, है ना, कि क्रूड 90 से नीचे आ गया, पहले 92 से 90, 90 से नीचे आ गया। देखिए श्रेया, मैक्सिमम स्कोप क्या है? मैक्सिमम स्कोप क्या है? जरा प्लीज रेजिस्टेंस मन लेके आइएगा। किसी भी अच्छे सूरत हाल में, जब हम इस क्लोजिंग की बात कर रहे थे 2 बजे के आसपास, 185 पे निफ्टी था, हमने कितने जोड़े वहां से? करीब करीब 60 पॉइंट। थैंक्स टू क्रूड फॉर दैट। इस निफ्टी के स्ट्रेच होने के स्कोप 282 327 तक हैं। मैंने तब भी अलर्ट किया था, फोकस ऑन ओएमसीज, फोकस ऑन ऑटो, थिंग्स आर चेंजिंग, बाजार क्रूड पे रिएक्ट कर रहा है, RS1 तक फ्लोट करने के स्कोप है। बट मैं फिर कहूंगा श्रेया, जो बात सुबह अनुज ने भी कही थी, डोंट टच ऑप्शंस प्लीज। मैं इस मंच से फिर वकालत करूंगा, और जो सुबह अनुज ने कही थी एडिटर स्टेक में, डोंट टच ऑप्शंस। आज की एक्सपायरी के ऑप्शंस नहीं छुए, लेकिन अगर आप फ्यूचर्स के ट्रेडर हैं तो यस, वी हैव अ स्कोप ऑफ ट्रेवलिंग टुवर्ड्स 282 एंड 327। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है श्रेया, निफ्टी बैंक चला है, बट अगेन अभी क्योंकि 57,500 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, मैं ज़्यादा फोकस करूंगा श्रेया निफ्टी पे। अगर कंस्ट्रक्टिव व्यू बना है थोड़ा सा फॉर द टाइमिंग क्रूड के चलते, तो वो ऑटो, ओएमसीज, इसका एक इम्पैक्ट, इंडिगो का इम्पैक्ट विजिबल है अभी एज ऑफ नाउ श्रेया निफ्टी पर। निफ्टी ज़्यादा बेहतर अभी फिलहाल बैंक निफ्टी से इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी नज़र आ रहा है, और इन ग्रीन कर रहा है कारोबार। चलिए ऑटो एज ए स्पेस में रखेंगे, और क्रूड रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो भी अब रडार पे आते हुए नजर आएंगे। डीलर रूम चेक ले लेते हैं, डीलर्स के रडार पे कुछ स्टॉक्स आए क्या नुपुर? बिल्कुल, काफ़ी सारे स्टॉक्स है डीलर की रडार पर, और इनफैक्ट पॉजिटिव व्यू वहाँ पर बनते हुए दिखाए मार्केट्स को लेकर। फार्मास एज ए सेक्टर पूरा बजिंग है, और वहीं पर डीलर्स की तरफ से पॉजिटिव व्यू बनता हुआ नजर आया। अपोलो हॉस्पिटल DIIs की तरफ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की तरफ से यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंगली डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से एक अपग्रेड यहाँ पर देखने को मिला था, उसके बाद उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें खरीदारी की सलाह यहाँ पे देते हुए नजर आए। डीलर्स काफ़ी पॉजिटिव है अपोलो हॉस्पिटल को लेके, वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल लार्ज फंड की तरफ से यहाँ पे आज खरीदारी आती हुई नजर आई है। दूसरा स्टॉक है मैनकाइंड फार्मा, यहाँ पे फोकस करके चलना चाहिए, क्योंकि डीलर्स का मानना है कि जो बड़ी सप्लाई ओवरहैंग थी वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, और हो सकता है यहाँ से एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिले। जो सप्लाई की जो चिंता थी वो अब यहाँ से खत्म होती हुई नजर आ रही है। तीसरा स्टॉक हिंदुस्तान कॉपर, हम लगातार सुबह से स्टॉक पर चर्चा करें, लेकिन डीलर्स का मानना है कि नॉन रिटेल सेगमेंट में डिमांड इसकी काफी स्ट्रॉन्ग फिलहाल निकल के आ रही है। हल्की रिकवरी भी स्टॉक में देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 2 गुना जो है ये अब बढ़ते हुए दिखा है OFS, और डीलर्स का मानना है कि रिटेल में भी जो डिमांड है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। फिलहाल नॉन रिटेल डेस्क पर काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है। नुपुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डीलर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, कहाँ कंस्ट्रक्टिव कहाँ नेगेटिव व्यू है, वो बताने के लिए याद रखिएगा, ये डीलर्स के साथ मंत्रणा के बाद नुपुर निष्कर्ष निकालती हैं। अपोलो, मैनकाइंड, हिंदुस्तान कॉपर, ये 3 स्टॉक्स मेंशन किए गए। ट्रेड्स पिक करते हैं अब वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए। नई सीरीज होगी, सितंबर की सीरीज, फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप कल के लिए? स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है ABB, 7,602 पर ट्रेड करा है, 7,560 पर स्टार्ट लगा है, करीब 40 रुपए का टारगेट होना चाहिए 7,680। ABB ये हो गई गावस्कर की पिक, काफी बार पैनल ने पिक किया आज के सेशन में, तो स्ट्रेंथ है मतलब ABB। आशीष बहीती जी, आपकी ट्रेड कल के लिए? जी श्रेया जी, Hyundai मोटर्स यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। फ्लैग का ब्रेकआउट देने के लिए स्टॉक तैयार होगा। वीकली चार्ट्स पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ऑलरेडी है ये स्टॉक। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2200 का SL मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 2280 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर Hyundai मोटर्स पे ऑटो में मूव आ रहे हैं, पैनल भी हमारा कैप्चर करता हुआ उसको। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, मैं बजाज ऑटो के साथ जाऊंगा। यहाँ पे भी वर्चुअली फ्लैग का ब्रेकआउट है। 11,896 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 11,700 रुपीज का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 12,300 के। बजाज ऑटो डेज हाइपर कर रहा है, ऑटो पैक में अच्छी रिकवरी। अमित जी की पिक हो गए। अरुण जी, आपने क्या देखा?
श्रेया जी, न्यू एज कंपनीज में ही काफी कंपनीज में ब्रेकआउट है, तो मुझे लग रहा है नाइका में भी एक ब्रेकआउट के पूरे चांसेस कल के सेशन तक बन सकते हैं। तो 332 333 के बीच में खरीदे, 328 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है नाइका के जो टारगेट है 344 तक के आ सकते हैं, तो एज ए बीटीएसटी नाइका को लेके चल सकते हैं। नायका को आप लेके चल सकते हैं 335 पे। कविता जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए, नए सीरीज के लिए? तो वीरेन जी, एमएनएम एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दिखा रहा है अपने 10 EML पर। ये मूव अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखें तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। सो मुझे लगता है 3480 3500 के प्राइस टारगेट के लिए एमएनएम कैन मूव अंटिल काउंटर 3400 के लेवल के ऊपर मेंटेन यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा फिलहाल ये कविता जी के रडार पर आता हुआ। और रचना जी, आप क्या चुन रही हैं? देखिए, एंजल वन जो है उसको मैं चुनूंगी। एकदम ही स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन इसने क्रिएट किया है, वो भी एग्जैक्टली 200 पीरियड एवरेज ऑन डेली चार्ट पे, और दिस शुड डेफिनेटली फाइंड फॉलो थ्रू। अगर इसमें इंट्राडे डिप भी आता तो भी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है आने वाले सेशन के लिए। फिलहाल अगर आप इसको 302 के आसपास बाय करते हैं सितंबर फ्यूचर्स पे, आपका एसएल होना चाहिए इन दैट केस एट अराउंड 298, और अपसाइड पे आप इसमें उम्मीद कर सकते हैं 306 एंड 310 तक के नंबर्स की विद इन 2 to 3 days। एंजल वन सितंबर के फ्यूचर में खरीदारी की राय ये हो गई है। रचना जी के पिक यहाँ पर स्ट्रेंथ है। चलिए, बीटीएसटी ट्रेड्स हो गए, सभी बीटीएसटी ट्रेड आई। इनफैक्ट अब ब्रेथ कैसे रही इस मार्केट की रिकवरी के साथ? वहां पे कुछ सुधार देखने को मिला क्या वीरेंद्र जी? हाँ, देखिए, बहुत सब्सटेंशियल तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक फिर भी सुधार है। और अगर आप डे लो से कंपेयर करें, अच्छी बात है। देखिए श्रेया, दो में से एक चीज़ होनी चाहिए, बाजार चले नहीं चले, बट एक चीज़ होनी चाहिए, राइटर्स के जोन का बाजार रिस्पेक्ट करना चाहिए। राइटर्स का जोन अगर नहीं रिस्पेक्ट होगा, चाहे वेदर इट्स कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स, तो फिर बाजार में काम करने का मज़ा नहीं आता। तो वो चीज़ अच्छी है। लॉन्ग 10 मात्र, लेकिन याद रखिएगा आज इन स्टैट्स को थोड़े से बदले प्रोस्पेक्टिव से आपको देखना है। इसका मीनिंग मतलब होता है शॉर्ट कवरिंग अच्छी है 127 में, दैट्स गुड। 2 में शॉर्ट, 27 में जो 74 में जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है वो उसका अलग मीनिंग होता है। अगर आप लॉन्ग फ्यूचर्स में भी प्रॉफिट टेक कर रहे हैं तो वो भी लाल में काउंट होगा। तो दैट्स समथिंग डिफरेंट जिसको आपको अलग दृष्टिकोण से देखना है। पेटीएम, बीपीसीएल, एमएनएम, एचपीसीएल, क्या लगा आपको देखकर? ये जो बाजार में आखिरी के आधे घंटे में एक रिवर्सल है, दैट वाज कंप्लीटली सेंटिमेंट ड्रिवन बाय क्रूड, सिर्फ वो था अगर आप देखें। और वोडाफोन आइडिया, एंजल वन, शॉर्ट कवरिंग, इरिडा, अदानी एंटरप्राइजेस सेल में शॉर्ट कवरिंग थी। सेल आज का स्टार परफॉर्मर रहा। सिंस ये बैन में था तो इसको जितने भी शॉर्ट स्ट्रैप थे वो आज बाहर निकलते रहे और थ्रस्ट मिलता रहा। और फेडरल बैंक यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। ऑयल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, विप्रो, निपन, ये होता है अमूमन बहुत। जैसे फेडरल बैंक इस सीरीज का स्टार परफॉर्मर रहा। लाजमी है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग होगी। और अगले स्लाइड में आइए, हिंदुस्तान जिंक में ऑफिस का इशू था, तो ये कुछ काउंटर्स कर शॉर्ट हमारे पास मात्र 2 हैं, तो इसलिए मैं इसको शो नहीं करूंगा। एक बार लेके आइए जरा प्लीज़ टाटा मोटर्स पीवी। मेरे स्क्रीन पे बहुत सारे काउंटर्स ऑटो के, और मैंने आपको लगभग 2:40 के आसपास कहा था कि प्लीज़ 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 ऑटो पे फोकस कीजिएगा। टाटा मोटर्स पीवी इस वक्त 314 पे डे लो से रिकवर होता हुआ डे हाई पे आके ट्रेड कर रहा है। ये इस पैनल में किसी ने बीएचएल पे कॉल दी थी क्या? जरा प्लीज एक बार रखिएगा। बीएचएल किसी ने नहीं दी थी। बीएचएल भी पिछले करीब अगर आप 10-15 मिनटों को देखें तो यहाँ पर एक रिवर्सल आया है। और मैं देखिए सिर्फ इंट्राडे नहीं, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। बीएचएल आप इसको जाके डेली पे कन्वर्ट करिए और जाके कन्वर्ट करिए वीकली पर। 29 मई से लेके अब तक वीकली का लो रहा है 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, और आज का भी और इस हफ्ते का लो भी रहा 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, और वहीं से शूट अप कर गया काउंटर। आशीष बहती जी, प्लेसमेंट आपको लग कैसी रही है? और ये सब कुछ पूरी प्रोसेस हो रही है हायर एजेस पे। आपका टेक क्या है बीएचएल पर? जी वीरेन जी, जिस तरह से कैपिटल गुड्स पे मोमेंटम है, सेक्टर टेलमेंट बहुत स्ट्रांग बना है और बीएचईएल ने कंसोलिडेशन के बाद अब मूव देने के लिए तैयार हो रहा है। पिछले 8 से 10 हफ्तों का जो हाइज है उन लेवल्स को वापस ये टेस्ट कर रहा है, और हमें लग रहा है ये ब्रेकआउट होता है। स्टॉक वेल बेस्ड है और अपने रिसेंट हाइज जो 449 का जोन था वहां तक का मूव दिखाने के लिए तो खरीदारी की सलाह है। 405 का स्टॉप लॉस लगाना है। 430 और 450 दो टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है।
430 450 तक के लेवल्स दिखा सकता है BHL। 405 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। आशीष जी की ये पिक हो गई BHL पर। अच्छा, FNO के स्टॉक्स के कैश मार्केट में क्लोजिंग होने में बस 2 मिनट रह गए हैं। कुछ काउंटर्स जो डेज हाई पर इनफैक्ट अभी काम काज कर रहे हैं उसको रखती हूँ। अदानी एंटरप्राइजेस, ये शानदार परफॉर्मेंस, अब तो 3.5-4% ऊपर हो गया। इंटरग्लोब एविएशन, मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल और श्रीराम फाइनेंस ने भी अभी तक तो अच्छा परफॉर्म किया है। क्लोजिंग देख लेते हैं यहाँ पर कैसे हो रही है कैश मार्केट क्लोजिंग। अब बस एक, वो तो 3:30 बजे होगी, लेकिन फ्यूचर्स वाली। तो ओवर टू यू वीरेंद्र जी, बिग वॉल पर। बिल्कुल श्रेया, एटलीस्ट हमारे पास जैसे कहते हैं ना, आई मीन समथिंग टू सेलिब्रेट, है ना। कुछ तो है जिसने, अगर आप देखें, आपको एक सेलिब्रेट करने का मौका दिया। मोस्ट स्पेशली विद दिस क्लोज, आपने एक चीज़ डिफेंड करी है, आपने पुट राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट किया, आपने 100 और 50 डेमा को फिर रिगेन कर लिया। दैट्स गुड। निफ्टी बैंक अभी भी रेड निशान में, लाल निशान में। सेलिब्रेट ज़्यादा किया है उसको निफ्टी ने। स्मॉल कैप बैकफुट पे रहे विद द रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस, और मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखें आज अच्छा रहा, करीब 1.5% ऊपर रहा। IT बैकफुट पे था, फ्लैट एज ऑफ नाउ। इंडिया विक्स 11-12 पे ट्रेड करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा स्लाइटली आप देखें मंदड़ियों के पक्ष में था। बैंक्स बैकफुट पे रहे, फाइनेंशियल्स ने अच्छा किया। PSU बैंक्स ने अगर आप देखें आज फर्स्ट टिक से ही रिएक्शन देना शुरू कर दिया था। कैपिटल मार्केट इंडेक्स आज अच्छा रहा। एंजल वन ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया। उसके बाद FMCG में कुछ बाइंग एक्शन था, ऑटो में, बट टुवर्ड्स क्लोज जो एग्रेशन था, याद रखिएगा, एग्रेशन आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखकर। एग्रेशन आया ऑटो में, तो ऑटो को, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को थोड़ा सा आप कल नज़र पर रखिएगा। और एक और स्टॉक जरा प्लीज़ दिखाइएगा। मेरे ख्याल से अगर ICICI बैंक, अगर बैंक निफ्टी को कल स्ट्रॉन्ग मूव देना है और कोई रिएक्शन देना है तो उसमें ICICI बैंक का योगदान होना चाहिए। 1421 एक ज़माने बाद, मेरे ख्याल से पोस्ट 6 अगस्त पहली बार ICICI बैंक अपने 20 डेमा को स्ट्राइक करता हुआ। तो एक ICICI बैंक, ऑटो, ये सारे के सारे अगर आप देखें मिलके कल के सेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। अब हम एंटर कर चुके हैं कैश सेशन में, तो अब सारे के सारे अगर आप देखें वो स्टॉक फ्यूचर्स जो कि डेरिवेटिव्स में, उनके कैश काउंटर ट्रेड करना बंद कर देंगे। 15 मिनट और लुफ्त लीजिए कैश का। श्रेया। राइट, फिलहाल ये क्लोजिंग, अब तो सारे फ्यूचर स्टॉक्स ही देखेंगे। कैश मार्केट क्लोजिंग 3:30 बजे होगी। अच्छा, एक बार अब देखते हैं कि फ्यूचर्स रखेगा रेट स्क्रीन पर श्रीराम फाइनेंस का एक बार, क्योंकि यहाँ पर अच्छा मूव, और देख रही थी मैं भारतीय एयरटेल भी एकदम से डेज हाई पर आया, ग्रासिम भी आया डेज हाई पर। भारतीय एयरटेल कहाँ है, 0.5% डेज हाई के आसपास काम करने की कोशिश। ग्रासिम में लास्ट मोमेंट पे इन ग्रीन आने की कोशिश। और तो ऑटो स्पैक में अच्छी तेजी थी, लेकिन मैं एक्चुअली चेक लेना चाह रही थी फेडरल बैंक पर, वो भी अरुण जी से। अरुण जी, हमने काफ़ी बार चर्चा की थी फेडरल बैंक को लेकर, और जब खबर स्मॉल फाइनेंस बैंक को, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर जो डील की खबर है, उसका कहीं ना कहीं डेंट, तो इस गिरावट को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि इस साल में अब तक 30% का रिटर्न इस पर्टिकुलर काउंटर ने दिया है। ये गिरावट क्या एक अपॉर्चुनिटी के तहत देखें या फिर थोड़ा वेट करें? देखिए शायद जी, फेडरल बैंक की जहां तक बात है, काफी दिनों से स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट कर रहा था, पर आज का दिन चूंकि एक न्यूज बेस्ड फॉल आया है और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दे सकते हैं। 342 340 के आसपास 50 डे मूविंग एवरेज है। अगर ये होल्ड कर जाता है तो काफी चांसेस है कि स्टॉक एक बार रिबाउंड कर जाए। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है, वैसे उनका स्टॉप लॉस 354 के आसपास था। फिर भी अगर लॉन्ग पोजीशंस बनी है तो 342 जो आज का लो है, उसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। बाकी स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, जब तक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, लॉन्ग में बने रहना चाहिए। 342 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, फेडरल बैंक पे आपका टेक। चलिए अब एक काम करते हैं, चर्चा का विषय थोड़ा सा यहाँ से मोड़ते हैं, और अनिरुद्ध सरकार आज हमारे साथ जुड़े हैं इस बातचीत में बिग मार्केट वॉइसेस कड़ी में। अनिरुद्ध जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अर्निंग सीजन में निकल गया सर हमारा ये पूरा का पूरा, बट अभी तक हम क्रूड और यूएस की यील्ड से थोड़ा सा परेशान है, बट समहाउ बाजार साइडवेज रहा अगस्त में। लेकिन एक बात आपको और कबूलनी पड़ेगी कि हमने बहुत कोई एफआईएस का सेलिंग प्रेशर नहीं झेला। आई मीन वो किसी दिन बायर रहे, किसी दिन थोड़े बहुत सेलर रहे, बट मोर और लेस उनकी पोजीशन मेंटेन रही। डेरिवेटिव्स में अपने आप को हैज कर रहे थे। अब जब हम सितंबर में जा रहे हैं, आपने पूरा अर्निंग सीजन देख लिया, आपने वर्स्ट केस में क्रूड का रिएक्शन देख लिया,
हाई टू हाई, आई मीन जो उसने 94 क्रिएट किया, राइट नाउ इट्स 89। बाकी यूएस का जो हाल है और जो स्थिति है उनके साथ, ईरान के साथ, वो भी आपको मालूम है। सितंबर के लिए आपको क्या विजन नजर आ रहा है? मार्केट्स क्या कर सकते हैं सितंबर में? या गुड आफ्टरनून। सो मैं बोलूंगा कि ऑलमोस्ट एवरी मंथ, इनफैक्ट लास्ट 6-7 मंथ से हो रहा है कि ऑलमोस्ट एवरी मंथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है मार्केट में, विच कीप्स द इन्वेस्टर्स ऑन द बैक फुट। बट मैं बोलूंगा कि आज के दिन में जो भी हमारे रिसेंट कुछ कंसर्न्स थे, वेदर इट इज द ईरान लेड ऑयल प्राइस इंक्रीज और इंटरेस्ट रेट्स और अर्निंग्स लेके जो कंसर्न्स थे, टू अ लार्ज एक्सटेंट मैं बोलूंगा वो सब प्राइस्ड इन हो गए हैं, लेकिन वो कंप्लीटली पूरी तरीके से आउट नहीं हुए हैं। क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ द ईरान अनसर्टेनिटी, ऑयल अभी भी $80 के ऊपर है एंड इट इज डेफिनेटली एट 85 प्लस। तो वहां पे डेफिनेटली अभी भी थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा है कि ये जो हमको लग रहा था कि बाय अगस्त सितंबर ऑयल प्राइसेस कैन कम डाउन, मार्जिन्स बेटर हो जाएंगे सेकेंड क्वार्टर में, तो वो थोड़ा अभी भी मार्केट को दिख रहा है कंसर्न है। ऑफ लेट जो नया चीज जो अभी कंसर्न, अगर मैं बोलूंगा नया कंसर्न जो हो गया है स्टार्ट अ बिट, इज वेयरइन अभी इफ यू सी द यूएस प्रेसिडेंट, he has again started talking about the tariffs, जो like he has done it with Canada, he has done it with Southeast Asia। तो ये लग रहा है कि वापस ये मिड टर्म पोल्स जो है नवंबर, उसके पहले वापस उनका दोबारा से ऑल दीज थिंग्स माइट स्टार्ट। यस, कंपेयर टू लास्ट टाइम मार्केट रिएक्शन बहुत ही विल बी एक्सट्रीमली लेस, क्योंकि वर्ल्ड हैज अंडरस्टूड। बट मैं बोलूंगा थोड़ा सा ये सब जो नए नए न्यूज आते रहते हैं, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अर्निंग्स आई वुड से बहुत कॉन्फिडेंट था, सो आई वुड से इन्वेस्टर्स को अर्निंग्स पे फोकस करना चाहिए। अर्निंग्स जो अभी तक हमारा एक क्वार्टर निकल गया है, बट ये जो ईरान लेड ऑयल प्राइस एंड द यूएस टैरिफ्स, ये थोड़ा सा आई वुड से विल प्ले द स्पॉइल स्पोर्ट। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। क्वार्टर 1 देखा हमने, अब क्वार्टर 2 का इंतजार है। ये क्वेश्चन थोड़ा रेपिटेटिव हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है अनिरुद्ध जी समझना, क्योंकि जिस तरीके से आईटी ने परफॉर्म किया, मल्टी लो स्टॉक्स हमने करेक्शन देखा, उसके बाद से फिर चलना भी शुरू किया थोड़ा बहुत। मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखाए हैं। अब आज टीसीएस की डील हो जाए, ले लीजिए एआई के साथ लगातार डील, और अब क्या आईटी को लेकर व्यू चेंज हो रहा है आपका, या फिर अभी भी आप थोड़ा वेट करेंगे? क्या व्यू बन रहा है सर आईटी स्पेस को लेकर? या गुड आफ्टरनून। सो आईटी लेके मेरा अभी भी अवॉइड ही है, बिकॉज अभी तक हमारा कोई कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं हुआ है इन आईटी सेक्टर। बिकॉज इफ यू लुक एट ऑल द डील्स जो अभी लास्ट 1-2 महीने में कुछ डील्स हुए हैं विच वर डन बाय इंडियन आईटी कंपनीज, दे आर ऑल फोकसिंग ऑन द एआई साइड। तो थोड़ा सा उनको लग रहा है कि दे हैव मिस्ड द बस, सो हाउ डू यू कवर अप द लॉसेस। तो इसलिए अभी वो लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कंपनीज इंटरनेशनली जहां पे जाके कुछ एआई रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन हो, जहां पे जो भी उनका बैक मतलब जो पीछे रह गए वो थोड़ा कैचअप हो जाए। तो ये बोलूंगा दिस इज मोर काइंड ऑफ अ रिएक्टिव एंड नॉट अ प्रोएक्टिव अप्रोच। तो इसलिए अभी भी ये सारे डील्स का अर्निंग्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो जब तक अर्निंग्स में पिकअप नहीं आएगा, आई वुड बी इट वुड बी एन अवॉइड फॉर मी आईटी। अच्छा अनिरुद्ध जी, जिस प्रकार के नंबर्स पीएसयू बैंक्स ने दिए थे इस बार, स्पेशली अगर मैं एसबीआई को छोड़ूं, मिड कैप बैंकिंग ने भी जिस प्रकार के नंबर दिए थे, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, यूनियन बैंक हो, इंडियन बैंक हो, हमने एक जो एडवांटेज इनको अगस्त में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और दैट क्रूड फैक्टर जिसने वो हाथों हाथ एडवांटेज ले लिया। क्या आपको लगता है कि अगर क्रूड थोड़ा सा सेटल हो टुवर्ड्स 85, 88, तो एक कंस्ट्रक्टिव व्यू पीएसयू बैंक्स पर रखना चाहिए, स्पेशली मिड कैप पीएसयू बैंक्स जहां नंबर्स अच्छे थे इस बार? एब्सोल्युटली, सो आई एम विथ यू ऑन दिस। मैं बोलूंगा ये जो पीएसयू बैंक्स एंड मिड कैप बैंक्स में जो नंबर्स देखे गए हैं, आई थिंक उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कंपेयर टू मेनी ऑफ द लार्जर बैंक्स। एंड मैं बोलूंगा थोड़ा सा अगर मार्केट का सेंटिमेंट इंप्रूव होता है, ये वाला जो पार्ट है ऑफ द मार्केट, पीएसयू बैंक्स एंड द मिड कैप बैंक्स, दे कैन एक्चुअली आउट परफॉर्म द बैंकिंग इंडेक्स। पीएसयू बैंक्स मैं बोलूंगा इन्वेस्टर्स को, सिंस बहुत सारे पीएसयू बैंक्स हैं जिनका नंबर्स अच्छा है, एक अच्छा वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन दैट इज टू बाय द पीएसयू बैंक ईटीएफ, क्योंकि उसमें आपको पूरा जो बैंक पीएसयू बैंक का जो बास्केट है, पूरे बैंक का बास्केट में आपको एक्सपोजर मिल जाता है। तो मैं बोलूंगा ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा इन्वेस्टर्स को टू काइंड ऑफ बीट द बैंकिंग इंडेक्स।
बैंकिंग पे ये व्यू, मीनवाइल आप इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस देख पा रहे होंगे सीएनबीसी आवाज के टिकर पर। निफ्टी करीब करीब 92 अंक का डिफरेंस इंडिकेटिव प्राइस में दिख रहा है। बैंक निफ्टी में 100 अंकों से ज्यादा का डिफरेंस दिख रहा है इंडिकेटिव में, और सेंसेक्स में भी आपको 100 अंकों से ज्यादा का डिफरेंस फिलहाल नजर आएगा। आप देखते हैं कि क्लोजिंग क्या होती है 3.28 से 3.30 के बीच में कभी भी सेटल हो सकता है। अनुरुद्ध जी, बैंक्स और आईटी दो स्पेसेस और साथ ही ओवरऑल मार्केट पे तो हमने चर्चा कर ली। Q1 के बाद क्या कुछ फेरबदल किया है सर आपने अपने पोर्टफोलियो में? कुछ नया ऐड किया हो जहां पर आपको लगता हो आगे चलकर कन्विक्शन और बढ़ सकता है यहाँ पर? नहीं, हमारा जो भी सेक्टोरल एक्सपोजर था वो हम लोगों ने मेंटेन किया है, बट मैं बोलूंगा कि अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ गया है एंड जहां पे हम लोगों ने थोड़ा और अपना एक्सपोजर इंक्रीज किया है, दैट इज द प्राइवेट डिफेंस। बिकॉज मैं बोलूंगा जो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज है उनका अगर हम ऑर्डर बुक देखें और उनका जो पाइपलाइन ऑफ डील्स देखें, एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये सारे जो ऑर्डर बुक्स है उनका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन भी सब 18 से 24 महीने के अंदर है, तो वहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। वहां पे हम लोग ने थोड़ा सा एक्सपोजर भी इंक्रीज किया है इन द प्राइवेट डिफेंस एरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो ओवरवेट स्टैंड है ऑन ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी, दैट कंटिन्यूज। Overweight stance on private defense, overweight stance on power ancillaries, it all continues. चलिए, तो यहाँ पे ये एक व्यू इस स्पेस पे भी। अच्छा अनिरुद्ध जी, गोल्ड पे बात ना करें तो मेरे ख्याल से ये बातचीत इसको आप पूरी नहीं मान सकते। गोल्ड के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सर्कमस्टेंसेस हैं क्या भाई? शायद आज इस वॉर को लेकर कुछ आए ना आए, कल कुछ आए ना आए, लेकिन ये वॉर कहीं ना कहीं एक ऐसी वॉर के रूप में एस्टेब्लिश हो चुकी है जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में थी, है ना? अब ये यूएस कह रहा है हम आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्राइक करेंगे। क्या ये पूरे सिस्टम को चैलेंज करेगा और इस अनसर्टेनिटी का एडवांटेज गोल्ड कैरी करने के लिए फुली प्रिपेयर्ड लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल, मैं बोलूंगा कि अगर हम देखें गोल्ड का जो मूवमेंट चालू हुआ था, इसका पहला इंडिकेशन आया था जब 4 साल पहले जब यूक्रेन वॉर चालू हुआ था। वो एक बड़ा आई वुड से इवेंट था जहां पे सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड उनको समझ में आ गया कि हमको गोल्ड का रिजर्व बढ़ाना है। अगर आपका यू वांट टू कीप योर बैलेंस शीट स्ट्रांग एंड यू वांट टू गो अवे फ्रॉम द डॉलर, तो गोल्ड का डेफिनेटली अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा। वो जो पिकअप हुआ था लास्ट 4-4.5 साल से अभी दिख रहा है, ये वापस बढ़ गया ड्यूरिंग द ईरान वॉर, एंड नाउ आई वुड से विद ऑल द अनसर्टेनिटी अभी वापस, एज आई मेंशन्ड, इफ अगेन यू सी थिंग्स लाइक द टैरिफ प्रेशर्स बढ़ने का उम्मीद अगर है, तो मैं बोलूंगा कि ये गोइंग अवे फ्रॉम द यूएस डॉलर इज अ नेचुरल प्रोसेस। और यूएस डॉलर से अगर अपने को वी वांट टू मूव टू अदर करेंसीज, गोल्ड का बाइंग बाय सेंट्रल बैंक्स विल डेफिनेटली इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो मैं बोलूंगा गोल्ड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को भी एसेट एलोकेशन के हिसाब से हमेशा रखना ही चाहिए। एंड मैं बोलूंगा जो अभी लास्ट 6 मंथ्स में थोड़ा सा अपने को दिखा था गोल्ड वाज होवरिंग एट अ सिमिलर प्राइस, अगेन लास्ट 15 दिन से दिख रहा है गोल्ड प्राइसिंग हैज पिक्ड अप। तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली अपसाइड लुक्स देयर। गोल्ड, साथ ही गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स कैसे प्ले करना है, इस थीम को हमने समझ लिया। एक बार मुझे डिक्सन टेक्नोलॉजीज दिखाएंगे फ्यूचर्स में। अब ये स्टॉक 5% से ज्यादा की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। कल की भारी गिरावट के बाद देखिए यहाँ पर शानदार मूव्स फ्यूचर्स में। अनुरुद्ध जी, ईएमएस स्पेस जिस तरीके से फोकस में आया और अच्छा रिटर्न दिया है इसने अपने निवेशकों को, सरकार की स्कीम भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, ईएमएस एज अ सेक्टर कैसे देखते हैं आप इसे? इट लुक्स अट्रैक्टिव, लेकिन वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए हम लोग के पास नहीं है। बट मैं बोलूंगा कि अगर आप पूछेंगे बिजनेस कैसे चल रहा है, तो डेफिनेटली ऑल द ईएमएस कंपनीज आर डूइंग गुड। बट सिर्फ जो मेरे को कंफर्ट नहीं आता है इज द वैल्यूएशन, बिकॉज वैल्यूएशन एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पोर्टफोलियो का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने के लिए, तो वहां पे कंफर्ट नहीं आता है। बट मैं बोलूंगा बिजनेस इज डूइंग वेल, ग्रोथ इज कमिंग, गवर्नमेंट का जो भी सपोर्ट रहा है ऑन द ईएमएस that is also picking up, but valuation is my only concern. वैल्यूएशन आपके अगर आप देखें कंसर्न है। अच्छा, एक संक्षेप में आपसे प्रश्न पूछूंगा। डिफेंस में कुछ पिक किया है आपने, स्पेशली आपका झुकाव पीएसयूज पे है या प्राइवेट की तरफ है? So defense में I am betting on the private defense.
इनफैक्ट PSU डिफेंस मेरे पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है. वी आर बेटिंग ऑन द प्राइवेट डिफेंस बिकॉज प्राइवेट डिफेंस में क्या है कि द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ हायर डेल्टा इज वेरी हाई, क्योंकि सपोज आपको PSU डिफेंस को 20,000, 25,000, 50,000 करोड़ का ऑर्डर आता है, whether to supply the warships or to supply the jets, etc. Every warship or every jet will require some components. जो छोटा सा component होगा 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, लेकिन वो component supply आप private sector से लेंगे. तो वो जो डेल्टा है इन अ प्राइवेट सेक्टर डिफेंस, जो वो छोटा सा कंपोनेंट सप्लाई कर रहा है टू द बिगर PSU डिफेंस, वहां पे हम लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं. एंड मैं बोलूंगा कि बहुत सारे कंपनीज हैं बोथ ऑन द लिस्टेड साइड एज वेल एज ऑन द अनलिस्टेड साइड, जहां पे डिफेंस इज अ बिग स्टोरी अनफोल्डिंग इन इंडिया. इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि अगले 5 साल में सबसे बड़ा जो आपको ग्रोथ दिखेगा, एंड आई वुड से आई वोंट बी सरप्राइज्ड, अगले 5 साल में बहुत सारे प्राइवेट डिफेंस कंपनीज विल गेट काइंड ऑफ गो फॉर IPO एंड बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है. तो डिफेंस में वैल्यूएशन कंफर्ट नजर आता है आपको निरुज जी? यस, बिकॉज वहां पे क्या है कि वैल्यूएशन अगर मैं देखूं पी का मल्टीपल देखेंगे तो इट विल नॉट लुक चीप, बट अगर मैं अगले 2 साल 3 साल का प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो देखूं, जो पेग रेशियो बोलते हैं, तो पेग देखूंगा तो वहां पे कंफर्ट आ रहा है, बिकॉज इन सब का ग्रोथ 35 to 45% काइंड ऑफ अ कंपाउंडिंग ग्रोथ दिख रहा है अगले 3 साल में. तो पेग बेसिस पे यस, इट्स लुकिंग अट्रैक्टिव इवन टुडे. अनुज जी, शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी स्टॉक्स इंडिसेस पे सेक्टर्स पर आ रखी. लुक एट निफ्टी 24334. शेयर को रखिएगा साथ में. शेयर जो हम बात करते हैं 240 पे, आप इसका एडवांटेज कैरी करने को तैयार है. मैंने आपको कहा था कि ऑप्शंस में हाथ मत लगाइएगा, बट निफ्टी इज ट्राइंग टू सेलिब्रेट क्रूड. और आप देखिए सेटल कहाँ हुए हम 24,334 पे, और वो इम्पैक्ट निफ्टी बैंक में विजिबल नहीं है. देख लीजिए आप, निफ्टी बैंक में विजिबल नहीं है बिल्कुल भी. तो बाजार ने किस चीज से बैट किया? निफ्टी पर. और मैं एक और चीज दिखाता हूं आपको. जरा प्लीज आप आज के लो को रखिएगा और बेस 1 को रखिएगा. बेस 1 और आज का लो क्यों क्रिटिकल है? आज आपने क्या डिफेंड किया इस बेस 1 के साथ? बेस 1 के साथ आपने डिफेंड किया पुट राइटर्स के जोन को. बेस 1 के साथ आपने डिफेंड किया 50 डेमा को. बेस 1 के साथ आपने डिफेंड किया 100 डेमा को. ये 3 चीज आपने शायद डिफेंड करी है. और आज ये कैंडल रिवर्सल हो गया. मतलब ये है कि एक बात याद रखिएगा, 3 फॉर्मूले यहां पर. हमेशा किसी भी सीरीज का फर्स्ट डे एक ट्रेंडिंग डे होता है और एक काउंटर ट्रेंड प्रोवाइड करता है. मैं कल का व्यू दे रहा हूं यहां पर. अगर आपने लॉन्ग कैरी करा है तो भी अच्छी बात है. इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल मार्केट्स क्या करते हैं, एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए. फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 24,200 को सिक्योर करना बहुत जरूरी था. कल में सबसे ज्यादा पुट बिकी हुई थी 24,200 की. आपने 24,200 को सिक्योर किया, आपने 100 डेमा को सिक्योर किया, आपने 50 डेमा को सिक्योर किया. शायद 3 पुट्स देखिए स्क्रीन पर. 24,200 मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग OI इन नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट एंड द फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सितंबर 73 लाख का खड़ा है. यानी आपके लिए अगली सीरीज में मेक और ब्रेक लेवल 24,200, 24,100 रहेगा. और वहीं पे पुट राइटर्स सबसे बड़े खड़े हुए हैं. अगर आप लॉन्ग कैरी करें हैं तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि नेक्स्ट सप्लाई जोन एज पर द ऑप्शन राइटर्स वो 24,500 के जोन में है. मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग OI वहीं पे लैंड है. श्रेया राइट, 24,200 के इंपॉर्टेंट के ऊपर क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थी 24,200 की, और वो सिक्योर करते हुए हमने क्लोजिंग दिखाई है 24,334 के आसपास. तो यहाँ पर क्लोजिंग निफ्टी की ठीक ठाक मानी जाएगी. शानदार यहाँ पर क्लोजिंग फिलहाल तो देखने को मिल रही है. अब कल से जब सितंबर सीरीज शुरुआत होगी तब देखते हैं कि फिर किस दिशा जाता है निफ्टी. लेकिन मैं कुछ स्टॉक्स देख रही थी जो एकदम से भागे. इरिडा रखिएगा, फ्यूचर्स ऑब्वियसली सारे स्टॉक्स का. इरिडा 5.5% अब आपको फ्यूचर्स में नजर आएगा ऊपर. 4.5% 120. इरिडा का फ्यूचर्स भी 120 है, ठीक है. 5.5% मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं फ्यूचर्स में. अब 6.5% मुझे तो नजर आ रहा है. पेटीएम अच्छे मूव, एंजल वन, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, अदानी एंटरप्राइजेस भागा फ्यूचर्स में, और पेटीएम 5.5, 6.6%. एंजल वन अगर आप देखें तो यहाँ पर सही मूव था. एक बार रखिएगा स्क्रीन पर लॉरस लैब्स भी 3.4% ये उछला है फ्यूचर्स के सेशन में. लॉरस लैब्स यहाँ पर मूव ठीक था. HDFC, AMC, LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर ठीक ठाक मूव आते हुए नजर आए हैं. लेकिन
एरेडा ये एकदम से भागा और वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है इनफैक्ट अभी। अरुण जी, एरेडा को कैसे रीड करेंगे? शेयर जी, ओवरऑल चार्ट देखते हैं तो चार्ट काफी अच्छा है। जहां तक रिवर्सल की बात है, मुझे लग रहा है ये जो रिवर्सल देखने को मिला है 124 तक एक्सटेंड हो सकता है। लगभग 7 दिन के कैंडल को स्टॉक ने निकाला है और वॉल्यूम भी काफी अच्छे है, तो डेफिनेटली मोमेंटम पॉजिटिव है। 124 125 तक के लेवल स्टॉक में आ सकते हैं। अच्छा, 3 खेमे रखिएगा, आप रखिएगा निफ्टी ऑटो। एक बार फिर से याद रखिएगा, इट वाज ओनली निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो। और हमने वो जो पहली चीज़ जिस पर फोकस किया था जैसे ही क्रूड लगभग 90 के नीचे आया, वो था निफ्टी ऑटो। और आपकी स्क्रीन पर जिस वक्त मैंने मार्क किया था उस वक्त था 29,020 का भाव, वहाँ से 180 पॉइंट और भागा। तो ऑटो ने, ओएमसीज ने, इंडिगो ने जो है वो इस आखिरी के आधे पौन घंटे का जो मैजिक शो था ना उसको स्पॉन्सर किया। आपकी राय अमित, अगर आपको एक ऑटो, डायरेक्टर साहब रोल ओवर से फायर कर देंगे स्क्रीन पर, सितंबर की सीरीज के लिए पिक करना हो तो वो कौन सा होगा स्टॉक? बस इस बात को देखते हुए, इस बात का एक आई थिंक अंदाज़ा लगाते हुए कि शायद हमने अगस्त में क्रूड का बेस्ट देखा था, आपका टेक क्या होगा इस बात के मद्देनजर? वीरेन जी, इनफैक्ट 2 ऑटो स्टॉक्स इस शो में रिकमेंड किए हैं, बजाज और महिंद्रा। बट अगर जगह और लोकेशन की बात करें तो मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी पसंद आ रहा है। ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन है, जस्ट रेडी टू मूव अप। जिस हिसाब से 10 और 20 डेमा पे कंसोलिडेट किया है और होल्ड किया है फॉलिंग मार्केट में भी, मुझे लगता है नेक्स्ट सीरीज में एमएनएम विल डू वेल। 3440 की लगभग क्लोजिंग है, मुझे लगता है यहाँ पे 3600 3650 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं, एज लॉन्ग एज 3380 इंटैक्ट है हमारा। तो फिलहाल ये महिंद्रा पर ये व्यू आता है। ऑटो स्पेस में अच्छा है, 2-3 काउंटर्स रखेगा एक बार स्क्रीन पर। अशोक लेलैंड फ्यूचर्स में डेज हाई पर रहा है। फ्यूचर्स में जो स्टॉक्स डेज हाई पर है वो स्टॉक्स बता रही हूँ। अशोक लेलैंड देखिए यहाँ पर शानदार मूव। बजाज फाइनेंस रखेगा फ्यूचर्स में डेज हाई पर। बजाज फिनसर्व रखिएगा फ्यूचर्स में डेज हाई पर। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस भी फ्यूचर्स में अगर आप देखिए ठीक ठाक करता हुआ। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा रखेगा। ये गाभासर की कल की ट्रेड शानदार प्ले हुई, कल तो उसने रिटर्न कमा कर दिया ही, फॉलो बाइंग भी नजर आई थी। एचयूएल फ्यूचर्स में डेज आई। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी, तो सारे काउंटर्स फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। एक क्विक लिंक शुगर स्टॉक्स पर देखिए, मुंबई और कोलकाता में चीनी की कीमतें 70 रुपए किलो के पार पहुंच गई है। चीनी के इंपोर्ट का फायदा ग्राहकों को तुरंत मिल सके, इसके लिए सरकार ने चीनी आयात की शर्तों में बदलाव किया है। क्या है बदलाव? असीम बता रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असीम जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। कीमतों को काबू करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इससे होलसेल में चीनी की कीमतों में कमी देखने को मिली है, लेकिन रिटेल में अभी भी दाम कम नहीं हुए हैं। अगर मैं दिल्ली और मुंबई और कोलकाता की बात करूं तो दाम 70 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। जो चीनी मिलों की एसोसिएशन इस्मा, उसके मुताबिक चीनी की कोई भी कमी नहीं है और होर्डिंग और स्पेकुलेशन के चलते दामों में तेजी आ रही है। राहत देने के लिए सरकार ने 10 लाख टन चीनी इंपोर्ट को भी हरी झंडी दी थी। हालांकि कुछ इंपोर्टर्स ने शिकायत की थी कि 31 अक्टूबर तक चीनी का इंपोर्ट कर पाना और उसे बेच पाना संभव नहीं है, तो इसीलिए सरकार ने नियमों में कुछ ढील दी है। कहा है कि जब भी चीनी आप भारत के अंदर एंटर होगी उसके 2 महीने के अंदर आपको इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको रॉ शुगर से इसको रिफाइंड शुगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 2 महीने के अंदर ही इसकी बिक्री करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि जल्दी ही चीनी भारत के अंदर आ जाएगी और जिससे दामों में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। शुक्रिया असीम। तो चलिए, अच्छी बात है सरकार ने कदम उठाए, तो कुछ शुगर के प्राइसेस फेस्टिवल सीजन शुरू होने से पहले अब रक्षाबंधन से पहले तो होने से रहे श्रेया, बट ये ठीक है कि दिवाली से पहले हो जाए, अक्टूबर से पहले हो जाए। अब कोई भी समस्या कितनी बड़ी है इस बात का अंदाज़ा आप इंस्टाग्राम से लगा सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे आपको चीनी को लेके कुछ रील दिखाई देने लग जाए तो इसका मतलब ये है वाकई वो लोगों को परेशान कर रही है। क्यों, देखिए श्रेया, इनफैक्ट मुझे लगता है आपकी और मेरी फीड मैच हो रही है सर। सही बात, जो मुद्दा उठता है भारत में सबसे पहले इंस्टाग्राम पर, ये कहीं ना कहीं काफी अच्छी चीज है। सोशल मीडिया पे अगर उस बात की चर्चा हो रही हो, लोग बातें कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज। बिल्कुल। कहाँ जा रही हो श्रेया रक्षाबंधन पे? रक्षाबंधन पर सर मैं मुंबई में हूँ, लेकिन मेरे रिलेटिव रहते हैं जो जिनसे मैं 1.5 साल बाद मिलूंगी मुंबई में ही, तो प्लान तो यही है। अच्छी बात, चलिए
अच्छी बात है। और मैं तो हूँ नहीं, खैर रक्षाबंधन पे इस बार एक छोटा सा फंक्शन है तो मैं उसमें रहूँगा, बट ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और क्लोजिंग से पहले अगर आप एक दो स्टॉक्स मार्क कर देता हूँ मैं आपकी स्क्रीन पर, एक बार लेके आइएगा प्लीज़ आप जरा। डिक्सन आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया और डिक्सन इस लेवल के साथ 15,290 आज का थर्ड टॉप गेनर बन गया जनाब। और धीरे धीरे ये उस प्राइस को स्ट्राइक कर रहा है। 15,500 का मतलब मालूम है आपको क्या है? 15,500 का मतलब है कि नवंबर 25 में जब पहली बार, नहीं थर्ड टाइम डिक्सन ने जब 200 EMA तोड़ा था, मैं थर्ड टाइम का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि थर्ड वन इज क्रिटिकल, थर्ड वन इज डिसाइसिव, और आपने एक बार बड़े समय अंतराल के बाद उसको क्रॉस किया है। पर डिक्सन पे कल श्रेया थोड़ा सा स्केप्टिकल थे ना हाउस व्यूज? स्केप्टिकल PLI 2 को लेकर, हाँ, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लेकर थोड़ी जो शर्तें हैं वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बेनिफिट को लिमिट करेगी, इसलिए थोड़े स्ट्रीट डिवाइडेड नजर आ रहे थे। लेकिन क्योंकि लंबी अवधि में वो खबर पॉजिटिव है पूरे ईएमएस स्पेस को लेकर, तो वो मूव आज के सत्र में, एम्बर भी देखिए सर, केन्स देख लीजिए, ये पूरा स्पेस फोकस में आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी स्क्रीन पे डिक्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव लिया इसने यहाँ पे। और एक स्टॉक लेके आइए, मैं शायद कहना भूल गया, बट मारुति को देखिए एक बार जरा प्लीज आप, मारुति पर स्क्रीन रखेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ ये हमने वो जो व्यू लिया था उस वक्त निफ्टी पर, वो निफ्टी पे इसलिए लिया था क्योंकि ये पूरा का पूरा बदले हुए सर्कमस्टेंसेस एक ही सेक्टर को फेवर कर रहे थे और वो था ऑटो। सेंटिमेंट काफी दिनों से अगर आप देखें खराब था ऑटो का, इसी चक्कर में। एक रखिए आप टाइटन पे बात नहीं है इस पूरे कार्यक्रम में, बट एट 5124 याद रखिएगा, टाइटन आज अपने मेरे ख्याल से नॉट एग्जैक्टली एट ऑल टाइम हाई, बट यस सेकेंड बेस्ट हाई पे क्लोज हुआ। इससे पहले जो 11 अगस्त का क्लोज था टाइटन का, वो था ऑल टाइम हाई क्लोज इसका, टाइटन हो गया। और एक स्टॉक लेके आइएगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज अपने करियर हाई पे ट्रेड कर रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक शानदार मूव और ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ। और मेरे लिए अगर कल बैंक निफ्टी को किसी भी तरीके से अगर आप देखें तो रिएक्शन देना है, अच्छा मूव अच्छा देना है, तो एक आईसीआईसीआई बैंक बड़ा क्रिटिकल स्टॉक होगा। मैं सुबह मार्क भी करूंगा इनफैक्ट इसको। आईसीआईसीआई बैंक अपने 20 DMA के ऊपर बंद हो रहा है, तो एक अच्छा मूव यहाँ पर भी है। और एक स्टॉक और रखिएगा, लॉरस आज करियर हाई पे। मेरे ख्याल से फार्मा में एक ऐसा स्टॉक है श्रेया जिसने अद्भुत मूव दिया और आज ऑल टाइम हाई पे 1859। फ्यूचर्स में जाते जाते शानदार मूव्स रहे। अब फ्यूचर्स मार्केट भी शट हुआ और हम अगस्त सीरीज के आखिरी दिन 24,334 के लेवल पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। बैंक निफ्टी 57,514 के लेवल पर। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जाते जाते अच्छे रहे, तो ठीक क्लोजिंग आज के सेशन की कही जा सकती है ना वीरेंद्र जी? अच्छी है श्रेया। देखिए इस पूरे हफ्ते हमारे पास कोई ट्रिगर नहीं रहा था श्रेया। हम सुबह बात यही करते थे ना मॉर्निंग कॉल में और मुनाफे की तैयारी में, यार ट्रिगर ही नहीं है। तो एटलीस्ट एक ट्रिगर तो मिला, क्रूड रिट्रेस हुआ और मेरे ख्याल से उसका एडवांटेज लेने के लिए ऑटो पूरी तरीके से तैयार था। पर शायद एक बताऊं, इंडेक्स को कुछ बड़ा माइलेज चाहिए ना, तो निफ्टी बैंक या फिर निफ्टी आईटी, इन तीनों में से किसी को दोनों में से किसी को परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। राइट, अब देखते हैं कि सितंबर सीरीज में क्या परफॉर्म करता है और शायद मार्केट यहाँ से ऊपर जा पाता है कि नहीं। चलिए सितंबर सीरीज की पहली शुरुआत कल करेंगे, यानी कि वेडनेसडे के सेशन में सभी समीकरण, क्यूज, खबरें लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।